हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के भूगोल के रिगार्डिंग ये आपकी एक मैराथन क्लास होने वाली है। इस मैराथन क्लास के अंतर्गत पटवार एग्जाम, वीडियो एग्जाम और आपके 4th ग्रेड एग्जाम से संबंधित जो भी आपके भारत के भूगोल से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आपके जितने भी टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं, उन सभी टॉपिक्स की हम चर्चा करने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर से एग्जाम में आपके जो भी सवाल पूछे गए हैं, उन सभी सवालों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एकदम पॉइंट टू पॉइंट में यहाँ पर बातचीत करूँगा, बिना टाइम वेस्ट किए। जो सवाल यहाँ पर दिए गए हैं, उन सवालों का सोल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और यकीन माना दोस्तों, जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, उन एग्जाम्स में जो भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो आप इस वीडियो को मिस ना करें। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। चाहे आप इसे एक बार डबल स्पीड में देखिए, लेकिन इस वीडियो को देख के आप जरूर जाना, यहाँ से आपको एग्जाम में सवाल पक्का देखने को मिलेगा। और जो भी सवाल आपके भारत के भूगोल से पूछे जाएंगे, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले भौतिक विभाजन से हम चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला सवाल देखिए, भारत आकार में किस प्रकार है? तो भारत आकार में किस प्रकार से है? तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश जो है, ये भारत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही जाएगा। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस संदर्भ में भारत से 6 बड़े देश और हैं, इनका भी नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और आपका ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश ऐसे हैं जो कि दोस्तों भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल में। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जनसंख्या की बात की जाए तो भारत जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा देश था। लेकिन अभी 2023 की जो रिपोर्ट आई है दोस्तों, उसके अनुसार अगर आपसे पूछा जाए तो भारत का प्रथम स्थान हो चुका है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में क्रमशः है। तो अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो अभी वर्तमान में तो पहला स्थान हो चुका है भारत का, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान हो चुका है। लेकिन पहले के हिसाब से बात की जाए तो दूसरा और 7वां यहाँ पर सही हो जाएगा। लेकिन वर्तमान का भी आपको ध्यान रखना है। अभी पहला स्थान भारत का है, दूसरा चीन का है जनसंख्या के आधार पर, और क्षेत्रफल के आधार पर 7वां स्थान भारत का हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये 2.4% आपका हो जाएगा। जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। यानी क्षेत्रफल तो 2.43% हो जाएगा भारत का पूरे विश्व के हिसाब से देखा जाए। और परसेंटेज देखा जाए जनसंख्या का, तो ये कितना हो जाएगा आपका 17.5 हो जाएगा। तो दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें पूछी जाती है। भारत का अक्षांशीय विस्तार व देशांतर विस्तार है। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या हो जाएगा? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ये आपका देशांतरीय विस्तार हो जाएगा, ये आपका अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। और इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालोगे दोस्तों, तो ये लगभग 30 डिग्री के आसपास आपका निकल के आता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए मुख्य भूमि से जो आपका अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट है। और अगर आपसे पूर्वी देशांतर यानी देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट है। और देश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है उसमें लगभग अंतर कितना है, तो 30 डिग्री यहाँ पर अंतर हो जाएगा। भारत का विस्तार जो है ये उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में आता है। तो उष्ण में भी आता है और उपोष्ण में भी आता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए कौन सी देशांतर का प्रयोग किया जाता है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रयोग किया जाता है। ये भी सवाल आपका बन सकता है। आगे देखिए, अच्छा एक बात और ध्यान रखनी है, भारत जो है ये पूर्णतया आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी भारत जो है ये आपका पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर भारत की स्थिति देखी जाए विश्व के हिसाब से, तो क्या हो जाएगी आपकी दोस्तों? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग है। तो भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग कितना हो जाएगा? तो ये 30 डिग्री का डिफरेंस लगभग हो जाएगा आपका। आगे देखिए, निम्नांकित में से भारत की अधिकतम उत्तरीय अक्षांश क्या है? तो अधिकतम उत्तरीय अक्षांश क्या हो जाएगा? तो ये भी हमने देखा 37 डिग्री 6 मिनट आपका हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए, भारत की मुख्य भूमि के देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा के बीच में फैली हुई है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके ये हो जाएगा आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है? तो भारत का जो उत्तर दक्षिण विस्तार हमने देखा वो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका? तो ये 3214 किलोमीटर आपका हो जाएगा। 3214 किलोमीटर आपका हो जाएगा।
और पूर्व से पश्चिम का विस्तार अगर आपसे पूछा जाए तो ये 2933 किलोमीटर आपका हो जाएगा। यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो आपकी 2933 किलोमीटर है, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी उत्तर से दक्षिण की, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये आपकी 3214 किलोमीटर हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों बातें एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगर भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर करोगे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का एरिया हो जाएगा, पूछा जा सकता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% रखता है। और जनसंख्या पूछी जाए तो 17.5% हो जाएगी विश्व की, ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारत के पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण के विस्तार में अंतर कितना है। तो भारत का जो पूर्व से पश्चिम विस्तार है 2933 है और उत्तर से दक्षिण 3214 है। तो इनको अगर डिफरेंस निकालोगे आप दोस्तों तो कितना निकल के आपका आएगा, 3214 और 2933, इनको माइनस करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये आपका 281 निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से राजस्थान का कितना है, तो राजस्थान का जो डिफरेंस आता है आपका वो 43 किलोमीटर आता है। दोनों चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। राजस्थान का डिफरेंस 43 किलोमीटर और भारत में ये निकल के आता है 281 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बेसिक सा सवाल है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो एक बार देख लीजिए। देखिए ये कर्क रेखा आपकी यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर कर्क रेखा आपकी गुजरात से होकर गुजरती है। ये आपका राजस्थान आ जाएगा, राजस्थान के दक्षिण भाग से, डूंगरपुर बांसवाड़ा से। इसके अलावा मध्य प्रदेश से, इसके अलावा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, इसके अलावा आपका यहाँ पर त्रिपुरा हो जाएगा और यहाँ पर आपका मिजोरम हो जाएगा। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बांग्लादेश से होकर भी ये गुजरती है, लेकिन बांग्लादेश अलग देश हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसको कैसे याद रख सकते हो आप दोस्तों, तो एक ट्रिक है, उससे भी आप ध्यान रख सकते हो। मगरमच्छ झपटा, मगरमच्छ झपटा से अभी आप ध्यान रख सकते हो ये 8 जिले जो हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। 8 राज्य जो हैं, तो म से तो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, ग से आपका गुजरात हो जाएगा, ठीक है, र से आपका राजस्थान हो जाएगा, तो मगरमच्छ। और मच्छ से क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, छ से आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झ से आपका क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, प से पश्चिम बंगाल है और टा से आपका त्रिपुरा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से म से आप मिजोरम निकाल लेना। तो इस तरीके से 8 राज्य आपको ध्यान रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बन के आता है। अगला सवाल देखिए, अच्छा यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है, ये जो मध्य प्रदेश है दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंतर्गत कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है। और अगर आपसे पूछी जाए कर्क रेखा से गुजरने वाले जो भी राज्य हैं उनमें सबसे दूरस्थम राजधानी किसकी है, तो सबसे दूरस्थम राजधानी किसकी हो जाएगी, राजस्थान की हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे दूर स्थित राजधानी किसकी है, राजस्थान की, जयपुर हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, कर्क रेखा से गुजरती है, तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, ये आपके पटवार के एग्जाम में पूछा गया था। कहाँ से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है। फिर से पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो अभी हमने बताया दोस्तों, आपने देखा मिजोरम के ऊपर आपको मणिपुर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका मिजोरम है, मिजोरम के ऊपर कौन सा है, मणिपुर है। तो मिजोरम के ऊपर आपका मणिपुर है, तो उत्तर में कौन सा हो जाएगा आपका, मणिपुर हो जाएगा। कर्क रेखा के उत्तर में मणिपुर आपका हो जाएगा। बाकी ये तो आपके कर्क रेखा पर ही स्थित है। आगे देखिए, 3 ओर से भारत का जो प्रदेश बांग्लादेश से घिरा हुआ है वो कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये त्रिपुरा आपका हो जाएगा। भारत के कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है, तो बांग्लादेश से किसकी सीमा नहीं लगती है, ये आपसे पूछा गया है। तो बांग्लादेश से मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड। तो नागालैंड की सीमा जो है दोस्तों, ये आपकी दोस्तों बांग्लादेश से नहीं लगती है, ठीक है। बांग्लादेश जो है ये आपका भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो जिले हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं, राज्य भी ध्यान रखने हैं, अमे मित्री, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। कैसे याद रखोगे दोस्तों, आप मेरे मित्र है से याद रखना है आपको। कैसे याद रखोगे, आप मेरे मित्र है। एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, कौन सी ट्रिक है, आप मेरे मित्र हैं, इससे आपको याद रखना है। इससे यहाँ पर सवाल बन सकता है आपका, तो ये आपको ध्यान रखना है। आ से आपका असम हो जाएगा, यहाँ पर प से पश्चिम बंगाल है, मे से आपका मेघालय है और यहाँ पर मी से आपका मिजोरम हो जाएगा, त से आपका त्रिपुरा हो जाएगा। तो ये दोस्तों जो है ये आपके बांग्लादेश से सीमा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर नागालैंड सीमा नहीं लगाता है, त्रिपुरा लगाता है, मेघालय आ गया, पश्चिम बंगाल भी यहाँ पर आ गया। प से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो बांग्लादेश से किसकी सीमा नहीं लगती है, तो मणिपुर की सीमा यहाँ पर नहीं लगती है। आगे देखिए, भारतीय मानक समय को जिस मानक मेरिडियन के अनुसार निर्धारित किया जाता है वो निम्न में से कहाँ होकर गुजरती है। तो ये कहाँ होकर गुजरती है आपकी दोस्तों, तो ये इलाहाबाद से होकर गुजरती है आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये वर्तमान में कहाँ से होकर गुजरेगी आपकी, इलाहाबाद प्रयागराज से होकर गुजरती है, ठीक है। और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
और समय का जो निर्धारण किया जाता है वर्तमान प्रयागराज या मिर्ज़ापुर, आपको ध्यान रखना है। 5 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे जहाँ से आपकी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है, तो ये भी सवाल पूछा जाता है। तो ये कौन कौन से राज्य आपके, एक तो आपका यूपी है, एक आपका एमपी है, इसके अलावा एक आपका छत्तीसगढ़ है दोस्तों, इसके अलावा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है, एक आपका उड़ीसा है और एक आपका आंध्र प्रदेश है। तो ये पांचों राज्य भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी काफ़ी बार सवाल पूछा जाता है। ठीक है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर आपकी कौन सी रेखा गुजरती है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है, जिसे प्रमाणिक मध्य रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, और भारतीय मानक समय रेखा जो है ये GMT यानी कि ग्रीनविच माध्य से कितने आगे है, तो ये 5.5 घंटे आगे है। किससे दोस्तों, ग्रीनविच टाइम से। GMT से कितने घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। अगला सवाल देखिए, भारत चीन सीमा की पूर्वी सीमा कहलाती है, तो भारत चीन सीमा की पूर्वी सीमा आपकी क्या कहलाती है, तो ये मैकमोहन कहलाती है। भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, मैकमोहन है, जिसका निर्धारण कब किया गया था, तो ये 1914 में इसका निर्धारण किया गया था। तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और मैकमोहन रेखा पर कौन कौन से आपके राज्य स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे भारत के, तो एक तो लद्दाख है, इसके अलावा हिमाचल है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। तो लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये आपके को दोस्तों मैकमोहन रेखा पर स्थित है, जिसका निर्धारण 1914 में किया गया था। किसके नाम पर ये रखा गया था, तो हेनरी मैकमोहन के नाम पर ये रखा गया था। नाम नहीं पूछा जाएगा, जो राज्य है वो पूछे जा सकते हैं। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जो है ये सीमा लगाते हैं। मैकमोहन सीमा रेखा कितने भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, तो अभी मैंने आपको बताया लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, तो नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो ये आपके सिक्किम और बिहार हो जाएंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही जाएगा, सिक्किम और बिहार। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले कौन कौन से हैं आपके, उत्तराखंड है, इसके अलावा यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। ढूंढ रेखा भारत को किसके साथ जोड़ती है, तो ढूंढ रेखा किन किन के मध्य हो जाएगी, तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों ये आपके 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जो है इनसे सीमा साझा करता है। ये आपका पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था, याद रखना है। यूपी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी रेड क्लिफ रेखा के रूप में जानी जाती है, तो रेड क्लिफ रेखा के रूप में भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसे जाना जाता है, जिसका निर्धारण आपका 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। निर्धारण कब हुआ था, तो 1947 में हुआ था, पूछा जा सकता है, याद रखना है। भारत पाकिस्तान के बीच लगती है आपकी रेड क्लिफ रेखा। आगे देखिए, निम्न में से कौन से देश की भारत के साथ सबसे छोटी सीमा है, तो सबसे छोटी सीमा किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ है। कितने किलोमीटर की दोस्तों, 106 किलोमीटर की। सबसे कम सीमा जो है वो किस देश के साथ लगती है भारत की, तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत की जो सीमा है वो 7 देशों के साथ लगती है, जिसमें से सबसे कम अफगानिस्तान के साथ और सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, 4096 किलोमीटर की। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान रखनी है। और जो अफगानिस्तान की जो सीमा है किसके साथ लगती है, लद्दाख के साथ लगती है। 7 देश कौन कौन से हैं जिनकी सीमा लगती है भारत से, बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और अफगानिस्तान है। और अगर कुल लंबाई की बात की जाए स्थलीय सीमा की, तो कितनी हो जाएगी, 15,200 किलोमीटर आपकी हो जाएगी। कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। ये तो आपको याद होगा ही सही। आगे बढ़ते हैं, कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है, तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ 4096 की बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, आगे देखिए, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, तो म्यांमार से स्पर्श किसकी अधिकतम सीमा करेगी, अरुणाचल प्रदेश की करती है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है, तो म्यांमार के साथ कौन सीमा साझा नहीं करेगा, तो त्रिपुरा जो है ये म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। म्यांमार के साथ किन किन की सीमा लगती है, एक बार आप देख सकते हो, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा यहाँ पर लगती है। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे, अरुणा मम्मी से याद रखना, अरुणा मम्मी। ठीक है, अरुणा मम्मी से याद रख सकते हो। अ से आपका क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम। तो अरुणा मम्मी से याद रखना, ये किसकी हो जाएगी आपकी दोस्तों, म्यांमार के साथ जिनकी सीमा लगती है वो वाली ट्रिक हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पर त्रिपुरा की नहीं लगती है। आगे देखिए, भारत में स्थल से घिरा राज्य है, तो भारत में स्थल से घिरा राज्य कौन सा है, ये बिहार है। ठीक है, ये आपका दोस्तों लैंड लॉक्ड स्टेट हो जाएगा बिहार, ये आपको ध्यान रखना है। तो उड़ीसा, कर्नाटक और केरल जो है ये सीमा लगाते हैं आपकी तटीय सीमा, लेकिन बिहार नहीं लगाता है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसे लगभग आपके कुछ राज्य हैं जो कि स्थलबद्ध है, जो कि किसी के साथ सीमा नहीं लगाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जैसे कि हरियाणा भी नहीं लगाता है,
भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से नेपाल, चीन, भूटान से घिरा हुआ है? तो तीनों ओर से नेपाल, चीन, भूटान से घिरा हुआ है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। ये नेपाल से, चीन से और भूटान से आपका घिरा हुआ है सिक्किम। अब यहाँ पर दिया गया है कौन कौन से राज्य जो है वो आपके किस किस से राज्य से घिरे हुए हैं। जैसे सिक्किम जो है ये चीन, नेपाल, भूटान से घिरा हुआ है। लद्दाख आपका पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान से घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश आपका भूटान, चीन और म्यांमार से घिरा हुआ है। और पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये आपको ट्रिक याद रखनी पड़ेगी, किसकी सीमा किससे लगती है। अगर आपने वो याद कर लिया तो इन सवालों को आप आसानी से कर सकते हो। उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले अपलोड किया था, उसमें मैंने सारी ट्रिक्स आपको बताई थी, तो उसको आप एक बार देख लेना, आगे का 10-15 मिनट का देख लेना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। और उन ट्रिक्स को याद कर लेना कि किन की सीमा किससे लगती है, तो इन सवालों को आप आसानी से कर सकते हो। निम्न में से किस राज्य की सीमाएं 4 राष्ट्रों की सीमाओं से जुड़ी हुई है? तो 4 राष्ट्रों की सीमाओं से जुड़ी हुई है असम, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि 4 राष्ट्रों की सीमाओं से कोई भी नहीं जुड़ी हुई है। आगे देखिए, कौन सा राज्य अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ भी और म्यांमार के साथ भी, तो ये आपका मिजोरम हो जाएगा। भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं? तो भारत के कितने राज्य जो है ये समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं? महत्वपूर्ण सवाल है। तो ऐसे 9 राज्य है जो कि आपके समुद्री तटरेखा से लगे हुए हैं। 9 राज्य हो जाएंगे और 4 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। तो 9 + 4 आपको याद रखना है। 9 तो आपके स्टेट है, 4 केंद्र शासित प्रदेश है। इनकी सीमा जो है दोस्तों ये तटीय सीमा रखते हैं। ठीक है, तटीय सीमा की लंबाई जो है वो 7,516 किलोमीटर है, लेकिन वर्तमान में बढ़ चुकी है। अभी 11,098 किलोमीटर ये हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वर्तमान में बढ़ के 11,098 किलोमीटर हो चुकी है। अगर वर्तमान के हिसाब से सवाल पूछा जाए तो 11,098 आंसर करना। अभी इसकी लंबाई बढ़ चुकी है, पहले कितनी थी? 7,516 थी। 9 राज्यों के साथ सीमा लगती है, 4 जो है केंद्र शासित प्रदेशों के साथ तटीय सीमा लगती है। और इसमें भी पूछा जाए सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है, तो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा गुजरात की लगती है और सबसे कम सीमा किसकी लगती है? गोवा की लगती है। तो सबसे लंबी किसकी लगेगी? गुजरात की, सबसे कम गोवा की। और कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सभी के सभी आपकी तटीय सीमा रखते हैं। भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 7,516 किलोमीटर है। ये पटवारी के एग्जाम में आपका पूछा गया था 2021 में, फिर से पूछा जा सकता है। और वर्तमान लंबाई पूछी जाए तो लगभग 11,098 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान पूछी जाए तभी ये आंसर करना, नहीं तो आपका आंसर क्या होगा? 7,516 होगा। आगे देखिए, यहाँ पर आपको दोस्तों सुमेलित करना है, चोटियाँ दी गई है। जैसे गुरु शिखर चोटी जो है ये आपकी कहाँ पर हो जाएगी? तो ये अरावली की सर्वोच्च चोटी है। धूपगढ़ आपकी सतपुड़ा की चोटी हो जाएगी। डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई भी आपको ध्यान रखनी है, 26-37 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। डोडा बेटा। सासेर कांगड़ी चोटी जो है इसकी ये कहाँ पर हो जाएगी आपकी? ये कराकोरम में हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो सासेर कांगड़ी चोटी आपकी कराकोरम में है। डोडा बेटा नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। धूपगढ़ आपकी सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है और गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी है। आगे देखिए, डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे उच्चतम चोटी है। यह निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला का एक भाग है? तो ये नीलगिरी पहाड़ियों का भाग हो जाएगी। इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। ऊंचाई कितनी है? 26-37 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, पूछी जा सकती है। इसी तरीके से आपकी अनाईमुड़ी भी है दोस्तों। अनाईमुड़ी जो है ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 26-95 किलोमीटर है। तो ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। ऊटक मंडक और ऊटी नीलगिरी में ही स्थित है। तो ऊटी अगर आपसे पूछा जाए तो ये तमिलनाडु में है, नीलगिरी में ही आपका स्थित है। ठीक है, जिसे ऊटक मंडक भी कहा जाता है। आगे देखिए, भारतीय गंगीय मैदान को दक्षिणी पठार में विभक्त करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। भारतीय गंगीय मैदान को दक्षिणी पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला आपकी विंध्यान पर्वत श्रृंखला हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है? तो नुब्रा घाटी में आपका कौन सा हिमनद अवस्थित है? तो सियाचिन जो है ये आपका कहाँ पर अवस्थित है? नुब्रा घाटी में अवस्थित है। सियाचिन ग्लेशियर से निकलने वाली नुब्रा नदी एवं शोक नदी के संगम पर नुब्रा घाटी लद्दाख के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो नुब्रा घाटी लद्दाख के उत्तर पूर्व में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर से आपकी एक तो नुब्रा नदी निकलती है और एक शोक नदी का संगम जहाँ पर होता है वहाँ पर नुब्रा घाटी है आपकी लद्दाख के उत्तर पूर्व में। यह याद रखना आप, लद्दाख के उत्तर पूर्व में स्थित है। आगे देखिए, इनमें से कौन नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है? तो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। हिमालय जो है ये नवीन वलित पर्वतमाला है। टर्सरी युग में जो आपके नवीन वलित पर्वत बने हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो हिमालय है, यूराल है, एंडीज है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे सबसे पुरानी पूछी जाए तो वलित पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाएगी सबसे पुरानी? तो ये आपकी अरावली हो जाएगी। अरावली आपकी सबसे पुरानी हो जाएगी।
हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी किसका एक भाग है? तो पीर पंजाल श्रेणी जो है दोस्तों ये आपके मध्य हिमालय या फिर इसे हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है, लघु हिमालय भी इसे कहा जाता है। तो पीर पंजाल श्रेणी जो है ये लघु हिमालय, मध्य हिमालय, हिमाचल हिमालय का भाग है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखिए, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आपकी महेंद्रगिरी हो जाएगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ये आपके सेट के एग्जाम 2023 में पूछा गया था, 2022 में भी पूछा गया है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी उड़ीसा की महेंद्रगिरी है, 1501 मीटर की। इसे सबसे उत्तरी भाग में उत्तरी पहाड़ी, मध्य में कुडप्पा पहाड़ी, दक्षिण में तमिलनाडु पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो ये आप ध्यान रखना, उत्तरी में इसे उत्तरी पहाड़ी कहा जाता है, मध्य में कुडप्पा पहाड़ी, दक्षिण में इसे तमिलनाडु पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो महेंद्रगिरी सर्वोच्च चोटी है, 1501 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। यही आंसर माना जाता है इसका, तो यही याद रखना है आपको। आगे देखिए, सह्याद्री किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो सह्याद्री जो है ये किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो ये आपका दोस्तों ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ब्रह्मोत्सव, इसको ही ब्लॉक कहा जाता है। तो ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। जो आपका दोस्तों पश्चिमी घाट है या पश्चिमी तट है, उसे महाराष्ट्र में आपका सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक और बात ध्यान रखनी है, पश्चिमी घाट का विस्तार दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाटों को किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? यह सवाल अभी आपका 2024 में पूछा गया था। तो महाराष्ट्र में इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो प्रायद्वीपीय भारत जो है दोस्तों, इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी? तो अभी मैंने आपको बताया अनाईमुड़ी हो जाएगी, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी है, कुछ भी आप बोल लीजिए। अनाईमुड़ी जो है दोस्तों, इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। इंपॉर्टेंट है, ऊंचाई ध्यान रखनी है आपको इसकी, ठीक है। तथा यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट का पर्वत का भाग है। ये स्थित कहाँ पर है? केरल में स्थित है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो भारत का अगर सबसे ऊंचा शिखर आपसे पूछा जाए, देखिए ये एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था 2024 में। देखिए दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे भारत का सबसे ऊंचा शिखर पूछा जाए तो सबसे ऊंचा शिखर आपका K2 हो जाएगा, ठीक है। K2 जो है ये आपका POK में स्थित है। K2 को किस नाम से जाना जाता है? गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। तो ये पहली चोटी हो जाएगी, ये भी भारत की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। दूसरे नंबर पर आपकी कंचनजंगा आ जाएगी, ठीक है। दूसरे नंबर पर कंचनजंगा आ जाएगी। तीसरे नंबर पर आपकी कौन सी आ जाएगी दोस्तों? तो तीसरे नंबर पर आपकी नंदा देवी आ जाएगी, जो कि भारत की सर्वोच्च चोटी है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। कंचनजंगा आपकी सिक्किम में स्थित है। तो ये तीन चोटी आपको ध्यान रखनी है। लेकिन यहाँ पर POK में स्थित है आपकी पहली K2, ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि ये पूर्ण रूप से भारत की नहीं है, ये आपकी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है K2, गॉडविन ऑस्टिन। तो अगर पूर्ण रूप से भारत में पूछी जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भारत की, तो कंचनजंगा हो जाएगी, ठीक है, पूर्ण रूप से पूछी जाए तो। लेकिन नॉर्मली तो आप K2 को ही मान के चलना। अब यहाँ पर ऑप्शन में क्या है? माउंट एवरेस्ट दिया गया है, तो ये तो नेपाल में हो जाएगा। नंगा पर्वत नहीं है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है। अब कंचनजंगा यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, तो यही आंसर करेंगे। K2 ऑप्शन में नहीं है, वरना हम K2 आंसर करते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेशली अगर आपको बोला जाए पूर्ण रूप से भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फिर आप कंचनजंगा करना, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कंचनजंगा जो है इसकी सर्वोच्च ऊंचाई कितनी है, ये भी आप देख लीजिए। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल भारत के सिक्किम राज्य में सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 85-86 मीटर है। कितनी है? 85-86 मीटर इसकी ऊंचाई है। और K2 की ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाए तो K2 आपकी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये 8586 है, ये 8611 है। कितना डिफरेंस आ गया? 11 किलोमीटर। और इधर से हो गया आपका 14 किलोमीटर। तो 11-14 लगभग 25 किलोमीटर का डिफरेंस है। इतना आपको ध्यान रखना है। 85-86 मीटर और 8611 मीटर, ये ऊंचाई आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, दर्रे राज्य सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? माना और नीति दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है। बोमडिला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। जेलेबला आपका सिक्किम में है। सिपकिला दर्रा जो है दोस्तों ये आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है। सिपकिला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो माना और नीति ये आपका उत्तराखंड में है। और इसके अलावा लिपुलेख दर्रा जो है ये भी आपका कहाँ पर है? लिपुलेख दर्रा जो है ये भी आपका उत्तराखंड में है। बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। जेलेबला आपका सिक्किम में है, ठीक है। इसके अलावा अगर नाथुला दर्रा भी आपसे पूछा जाए तो नाथुला दर्रा भी आपका कहाँ पर है? सिक्किम में है। नाथुला भी सिक्किम में है। और दोस्तों एक आपका सिपकिला दर्रा है। इसके अलावा एक बड़ा लाचाला है। बड़ा लाचाला जो है ये भी आपका कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा रोहतांग दर्रा आपसे पूछा जाए तो रोहतांग दर्रा जो है ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो ये तीन दर्रे याद रखना, सिपकिला, बड़ा लाचाला, रोहतांग, ये तीनों आपके हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखिए, अभी सब आ जाएंगे आपके धीरे धीरे करके। यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है आपका सिपकिला दर्रा। जास्कर श्रेणी में ये आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में। भारत में दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो पूर्ण रूप से देश में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है जो कि पूर्ण रूप से देश में स्थित है।
तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से बोला गया है दोस्तों, वही बात आ गई ना जो मैं आपको बता रहा था। तो पूर्ण रूप से पूछा जाए तो नंदा देवी यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। पहला आपका पूर्ण रूप से पूछा जाए तो कंचनजंगा हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली पूछा जाए तब आप K2 आंसर कर सकते हो। तो K2 पहला हो गया, दूसरा कंचनजंगा है, नंदा देवी तीसरा है। लेकिन K2 जो है ये पाक अधिकृत कश्मीर में है, तो पूर्णतया ये भारत में नहीं है, इसलिए दूसरी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी मानी जाती है। आगे देखिए, नंदा देवी स्थित है, तो नंदा देवी आपकी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही जाएगा। नंदा देवी की ऊंचाई आप ध्यान रखना कितनी हो जाएगी, 78-17 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 78-17 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैंने कहीं मीटर की जगह पर किलोमीटर लिख दिया तो उसको मीटर कर लेना दोस्तों, ये मीटर में मैं आपको बता रहा हूँ। 78-17 मीटर ये आपकी हो जाएगी। आगे देखिए, डफला व मीरी पहाड़ियाँ स्थित है, तो डफला और मीरी पहाड़ियाँ जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश में आपकी स्थित है, डफला और मीरी। माउंट एवरेस्ट एक भाग है, तो माउंट एवरेस्ट किसका एक भाग है, तो ये नेपाल का भाग हो जाएगा, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 88-48 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, 88-48 मीटर। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में से सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हिमालय का हिस्सा है, ये भी आपको ध्यान रखना है, 88-48 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारतीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित दर्रों को व्यवस्थित करें, तो पूर्व से पश्चिम की ओर आपको चलना है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो सबसे पहले आपका जेलेपला आ जाएगा, जेलेपला, फिर उसके बाद नीति, रुकिए, यहाँ पर सबसे पहले आपका आएगा दीफू दर्रा, क्योंकि दीफू आपका कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जेलेपला तो आपका सिक्किम में स्थित है। नीतिला जो है ये आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून स्थित है, तो देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून जो है ये आपका हिमाचल और शिवालिक के मध्य स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हिमाचल और आपके शिवालिक के मध्य स्थित है देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून। यानी ये दून वाली जो पहाड़ियाँ है ये आपके हिमाचल, मध्य हिमालय जो है, इसके अलावा शिवालिक जो है उनके मध्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वांचल पहाड़ियों का एक भाग है, तो पूर्वांचल पहाड़ियों का एक भाग कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों, तो ये आपका पटकाई भूमि की पहाड़ियाँ हो जाएगी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर सबसे बड़ा हिमानी भारत में स्थित है, तो ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर सबसे बड़ा हिमानी भारत में कौन सा स्थित है, तो ये सियाचिन आपका हो जाएगा, जो कि ध्रुवों के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर है। फेड चेन को ग्लेशियर है, जो कि पामीर क्षेत्र में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग आपकी 76 किलोमीटर के आसपास है। आगे देखिए, चुंबी घाटी किन देशों के प्रतिच्छेदित स्थल पर स्थित है, तो चुंबी घाटी जो है ये आपकी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये आपकी भारत, भूटान और तिब्बत में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर हो जाएगी आपकी दोस्तों, तिब्बत के आसपास हो जाएगी, भारत, भूटान और तिब्बत में। तो चुंबी घाटी तिब्बत के सिगासे विभाग में एक घाटी है। यह उस स्थान पर स्थित है जहाँ भारत के सिक्किम राज्य, भूटान और तिब्बत तीनों की सीमाएं मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके पूर्व में आपका भूटान और पश्चिम में आपका सिक्किम है, और ये आपकी तिब्बत से भारत को तिब्बत से मिलाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, चुंबी घाटी भारत, भूटान और तिब्बत के आसपास ही स्थित है। आगे देखिए, पालघाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है, तो पालघाट दर्रा जो है ये किन के मध्य आपका स्थित है, तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद आपकी अन्नामलाई की पहाड़ी आती है। तो ये तो आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो गई। ठीक है, इसके बाद आपकी अन्नामलाई की पहाड़ी आती है दोस्तों, यहाँ पर इनके बीच में आपका पालघाट दर्रा स्थित है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। पालघाट दर्रा जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे पलक्काड़ गेप भी कहा जाता है। नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों के मध्य में स्थित है। केरल में स्थित इस दर्रे से कालीकट, तिरुचूर, कोयम्बटूर, इडोर के रेल व सड़क मार्ग गुजरते हैं। थालघाट, भोरघाट, पालघाट पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे हैं, जिनकी ऊंचाई क्रमशः 581, 229 और 300 मीटर है। तो ऊंचाई जो है सबसे ज़्यादा तो किसकी है, थालघाट की है, फिर आपकी भोरघाट की है, फिर पालघाट की है, लेकिन सबसे ज़्यादा चौड़ा जो है ये पालघाट है आपका, ये ध्यान रखना है आपको। आगे देखिए, भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है, तो प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित आपका कौन सा हो जाएगा, दक्कन का पठार हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही जाएगा। निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर की दिशा की ओर कर्म वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर आपको चलना है। इसको कैसे करोगे आप, ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी कि ये सवाल आपका 10 से 12 बार एग्जाम में आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको कैसे कर सकते हो, देखो एक ट्रिक याद रखना, कलेजा, क्या याद रखना, कलेजा। क से आपका कराकोरम हो जाएगा, फिर आपका लद्दाख हो जाएगा, फिर आपका जास्कर हो जाएगा। तो कलेजा आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आपकी कौन सी आती है, पीर पंजाल आती है, जो कि आपकी कहाँ पर स्थित है, ये आपकी लघु हिमालय में स्थित है। और ये कलेजा जो है ये आपकी कहाँ पर है, ये कुमाऊं हिमालय या महान हिमालय में आपकी स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, ये हम जो चल रहे हैं ये उत्तर से दक्षिण की ओर चल रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया है दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा है, यानी सबसे पहले पीर पंजाल आ जाएगी, फिर आपकी जास्कर आ जाएगी, फिर लद्दाख आ जाएगी, फिर आपकी कराकोरम आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। पिछली बार ये आपका दोस्तों पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था। ये देखिए, हिमालय की निम्नलिखित
श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो अब उत्तर से दक्षिण की ओर आपको चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी आ जाएगी, कलेजा, काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर, यानी 3, 2, 1 और फिर आपका शिवालिक आ जाएगा। तो यहाँ पर 3, 2, 1 और फिर आपका कौन सा हो जाएगा, शिवालिक हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही जाएगा। यह आपके सेट के एग्जाम में पूछा गया है और पटवार 2021 में पूछा गया है। तो ये सवाल फिर से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। घोरघाट दर्रा जो है दोस्तों, ये मुंबई से पुणे को मिलाता है। गोरम घाट जो है ये आपका गोरान घाट उदयपुर सिरोही जालौर वाला हो जाएगा। पालघाट दर्रा कोयम्बटूर से कोची हो जाएगा। और थाल घाट आपका दोस्तों नासिक से मुंबई हो जाएगा। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, थाल घाट दर्रा जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नासिक से मुंबई, ये आपको ध्यान रखना है। इसको कैसे याद रखोगे, इसको इस तरीके से याद रख सकते हो आप, मुन्ना था। तो थाल घाट जो है ये मुंबई से नासिक के मध्य हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपका बचा पालघाट जो है दोस्तों वो यहाँ पर हो जाएगा आपका कोयम्बटूर से कोच्चि के मध्य। इसके अलावा आपका भोरघाट जो है ये मुंबई से पुणे के मध्य हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भोरघाट मुंबई से पुणे के मध्य। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका मुझे लगता है, देखो मिलान वाला सवाल अगर एग्जाम में नहीं आएगा तो यहाँ पर डायरेक्ट ये पूछ सकता है, मुंबई से पुणे को कौन मिलाता है, तो भोरघाट। नासिक से मुंबई को कौन मिलाता है, तो थालघाट। और कोयम्बटूर से कोच्चि कौन हो जाएगा, पालघाट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत के नक्शे पर सबसे उत्तर में स्थित है, तो सबसे उत्तर में अगर इनमें देखा जाए ऑप्शन में, तो मालवा का पठार आपका स्थित है, ठीक है। विंध्य श्रेणी से ऊपर आपका कौन सा आता है, मालवा का पठार आता है। आगे देखिए, पश्चिमी घाट के आर पार सबसे चौड़ा विदर्भ कौन सा है, तो पश्चिमी घाट के आसपास सबसे आर पार सबसे चौड़ा विदर्भ कौन सा है, तो ये आपका पालघाट हो जाएगा। सबसे चौड़ा कौन सा है, पालघाट हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है, तो ये दक्षिण का पठार जो है दोस्तों, ये सबसे अधिक भू आकृतिक प्रदेश आपका हो जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक भू आकृतिक प्रदेश आपका कौन सा हो जाएगा, दक्षिण का पठार हो जाएगा, ठीक है। दक्कन का पठार, जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार नाम के दरारी उद्गार से भी इसका उत्पन्न माना जाता है। भारत का विशालतम पठार है, जिसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, ठीक है। इसकी उत्तर सीमा पर आपके सतपुड़ा और विंध्याचल आपको देखने को मिल जाएगी। दक्कन का पठार बना हुआ है, तो ये किससे बना हुआ है, ये बेसाल्ट लावे से बना हुआ है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही जाएगा। दक्कन का पठार जो है ये किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित हुआ है, तो ये दरारी उद्गार से आपका निर्मित हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दरारी उद्गार। बेसाल्ट लावा भी आपको ध्यान रखना है। जोजिला दर्रा आपका कहाँ पर स्थित है, तो जोजिला दर्रा जो है दोस्तों ये आपका लद्दाख में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे स्थित है, तो जम्मू कश्मीर के 2 याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, पीर पंजाल और बनिहाल। तो बनिहाल और पीर पंजाल आपका कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। बाकी के जो बचे आपको कंफ्यूज करेंगे, खारदुल्ला, कराकोरम, जोजिला और चांगला, ये चारों आपके कहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों, ये लद्दाख में हो जाएंगे। लद्दाख और आपके जम्मू कश्मीर वाले काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, तो इनको अलग से ध्यान रखना है, ठीक है। पीर पंजाल बनिहाल आपका जम्मू कश्मीर में है, खारदुल्ला, कराकोरम, जोजिला और चांगला ये आपके लद्दाख में हो जाएंगे। तो या तो जम्मू कश्मीर की याद कर लीजिए, पीर पंजाल और बनिहाल ये आपकी जम्मू कश्मीर में है। नाथुला दर्रा स्थित है, तो नाथू में सिक्किम जेल में है, तो नाथुला, जेलेपला ये आपके कहाँ पर है, ये सिक्किम में आपके हो जाएंगे। आगे देखिए, कौन सा राज्य मोलेसिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, तो मोलेसिस बेसिन के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये मिजोरम को जाना जाता है मोलेसिस बेसिन के नाम से। प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है, तो हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा आपका गढ़वाल हिमालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गढ़वाल हिमालय में आपका हेमकुंड साहिब स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। काराकोरम राजमार्ग निम्न में से किन 2 देशों को जोड़ता है, तो काराकोरम जो है दोस्तों ये आपके भारत और चीन को जोड़ता है। किसको जोड़ेगा, भारत और चीन को जोड़ेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो पाकिस्तान और चीन हम आंसर करेंगे, ठीक है। तो लद्दाख से चीन को जोड़ता है कौन, आपका काराकोरम, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में तट का नाम है, तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश में जो तट है उसका नाम क्या हो जाएगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोरोमंडल तट आपका हो जाएगा, जो कि आपका दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डिब्बी यानी कृष्णा डेल्टा के पास से तमिलनाडु के केप कैमरून तक है, ठीक है। आगे देखिए, कौन सा तट भारत के पश्चिमी तट का भाग नहीं है, तो पश्चिमी तट का भाग कौन सा नहीं है, तो पश्चिमी तट का भाग यहाँ पर कौन सा नहीं है दोस्तों, काठियावाड़ तट, मालाबार तट, कोकण तट, कोरोमंडल तट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काठियावाड़ तट, कोकण तट, मालाबार तट, इसके अलावा कोरोमंडल तट। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। इससे पहला वाला जो सवाल हमने किया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, सेम आंसर है, कोरोमंडल तट आपका राइट हो जाएगा।
भारत के पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिणी भाग में किस नाम से जानते हैं? तो पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को आपकी कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है, तो मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है दोस्तों? तो पर्वतीय हो जाएगा मणिपुर का अधिकांश धरातल। आगे देखिए, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 वनों का भाग नहीं है? तो 7 वनें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। कौन कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मेघालय है, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। तो अरुणाचल, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा है आपके, ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। इनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। असम, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और आपका त्रिपुरा। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? तो ये उड़ीसा में हो जाएगा, याद रखना। पारादीप बंदरगाह इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा में आपका हो जाएगा। कांडला बंदरगाह आपका गुजरात में हो जाएगा। आपसे तूतीकोरिन बंदरगाह पूछा जाए तमिलनाडु में हो जाएगा। हल्दिया बंदरगाह पूछा जाए तो कहाँ पर हो जाएगा आपका दोस्तों? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। तो ये बंदरगाह भी आजकल पूछने लग गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? मुंबई हो जाएगा। ये आपका द्वीप पर स्थित है और भारत का सबसे बड़ा नगर है मुंबई। तो द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्रफल से अधिक है, परंतु नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो मुंबई का क्षेत्रफल पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से अधिक है। तो नगरीय क्षेत्र की दृष्टि से यहाँ पर पूछा गया है, तो पोर्ट ब्लेयर से अधिक है मुंबई का क्षेत्रफल, लेकिन नॉर्मली पूछा जाए तो फिर पोर्ट ब्लेयर का ज़्यादा है। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी श्रेणी है? तो सबसे नवीनतम श्रेणी उत्पत्ति की दृष्टि से बताना है। अजंता, कैमूर, पालकोंडा, पटकाई भूमि की पहाड़ियाँ। तो पटकाई पर्वत श्रेणियाँ जो है ये सबसे नवीनतम है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही जाएगा। पटकाई श्रेणी हिमालय श्रेणियों में स्थित है, जिसका निर्माण टर्सरी युग में हुआ है। तो टर्सरी युग में जिसका निर्माण हुआ है वो आपकी नवीनतम पर्वत श्रेणियाँ हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, फिर उसके बाद आपका मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है। तो राजस्थान, एमपी, फिर महाराष्ट्र आपका है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य आपका गोवा हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही जाएगा। गोवा का क्षेत्रफल कितना है? तो 3702 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। 30 मई 1987 को इसे भारत के 25वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। तो 1987 में इसको मान्यता दी गई थी 25वें राज्य के रूप में गोवा को, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है? 28 में से देखा जाए तो गोवा है। 3 बीघा गलियारा किन 2 देशों को आपस में जोड़ता है? तो 3 बीघा गलियारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किन दो देशों को आपस में जोड़ता है दोस्तों? तो ये भारत और आपके बांग्लादेश को आपस में जोड़ता है 3 बीघा गलियारा, ठीक है। 3 बीघा गलियारा ये आपको ध्यान रखना है, भारत और बांग्लादेश को ये जोड़ता है। निम्नलिखित में से भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो पाक स्टेट जो है ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। देखो नाम से तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को अलग करता होगा, लेकिन ये किसको अलग करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जल संधि। ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मध्य में स्थित है पाक जल संधि। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। तो बंगाल की खाड़ी जो है उसको मन्नार की खाड़ी से ये जोड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से 2 देशों को पाक स्टेट जोड़ती है? तो ये बता चुका हूँ अभी आपको, भारत और श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका को भारत से अलग करती है? तो ये आपकी कौन अलग करती है दोस्तों? मन्नार की खाड़ी। अब यहाँ पर पाक नहीं दिया गया तो मन्नार की खाड़ी दिया गया है, तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। बात एक ही है आपकी, पाक बोला जाए मन्नार की खाड़ी बोला जाए, एक ही बात है। आगे देखिए, अंडमान एवं निकोबार द्वीपों को पृथक करने वाली जल राशि है। तो अंडमान और निकोबार को दोस्तों आपका 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रिक बताई जी, छोटी लक्ष्मी मामी कार, ऐसे कुछ करके एक ट्रिक थी दोस्तों, उससे आपको 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री याद रखना था, ठीक है। तो वो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसको कैसे याद रखते हैं देखिए, लक्ष्मी मामी छोटी कार, इस तरीके से याद रखना है आपको, लक्ष्मी मामी छोटी कार। तो लक्ष्मी से तो आपका 8 डिग्री चैनल अलग होता है, यानी लक्षद्वीप और मिनिकॉय से आपका 8 डिग्री चैनल अलग होगा। मालदीव और मिनिकॉय आपका 9 डिग्री चैनल अलग होगा। इसके अलावा छोटी कार यानी छोटा अंडमान और निकोबार आपका 10 डिग्री चैनल अलग करता है। तो ये तीनों चैनल आपको ध्यान रखना है। लक्ष्मी मामी छोटी कार से आप ध्यान रख सकते हो। आगे देखिए, दक्कन मार्ग के बीच स्थित है। तो दक्कन मार्ग के बीच में आपका कौन सा स्थित है? तो दक्कन पास जो है दोस्तों ये आपका दक्षिणी अंडमान और आपके लिटिल अंडमान यानी छोटे अंडमान के मध्य स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अंडमान जो है ये भी 4 टुकड़ों में टूटा हुआ है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, एक तो आपका उत्तरी है, एक आपका मध्य है, एक आपका दक्षिण अंडमान है और एक आपका लिटिल अंडमान है। तो लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य आपका दोस्तों कौन सा हो जाएगा? दक्कन पास हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका दक्कन पास हो जाएगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान और निकोबार के मध्य में स्थित है। तो अगर आपसे दक्कन पास पूछा जाए कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिण
और आपका लघु अंडमान में स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, याद रखना। और जो अभी मैंने आपको 4 अंडमान बताया ना, तो ये सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछी जाए, तो सर्वोच्च चोटी अगर आपसे पूछी जाए तो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, फिर लिटिल अंडमान। यहाँ तो आपका दक्कन पास है। सर्वोच्च चोटी आपकी उत्तरी अंडमान में स्थित है, सैंडल पीक। तो सैंडल पीक आपको ध्यान रखना है, ये सर्वोच्च चोटी है अंडमान की, जो कि आपकी उत्तरी अंडमान में स्थित है। ठीक है। और जो पहले राजधानी थी आपकी पोर्ट ब्लेयर, वो कहाँ पर स्थित थी, तो वो आपकी मध्य अंडमान में स्थित थी पहले। ठीक है, अभी चेंज हो चुकी है। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग जाना जाता है, तो ये आपका दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग आपका मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कोंकण तट महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से कर्नाटक तक विस्तृत है। कोंकण, इसे दमन से गोवा तक भी फैला हुआ माना जा सकता है। कोंकण तट आपका दमन से गोवा तक हो जाएगा। फिर पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग गोवा से कुमारी, अंतर्द्वीपीय तट का तट मालाबार तट आपका कहलाता है। कोंकण, कनाडा और मालाबार उप प्रदेश है, तो ये पश्चिमी तटीय मैदान के आपके हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, पश्चिमी तटीय मैदान के आपके हो जाएंगे। आगे देखिए, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरेन आइलैंड कहाँ स्थित है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेरेन आइलैंड आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो जाएगा। ठीक है, ये सक्रिय ज्वालामुखी आपका बेरेन आइलैंड अंडमान द्वीप समूह में आपका हो जाएगा। ठीक है, बेरेन ज्वालामुखी आपका अंडमान में हो जाएगा। बेरेन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर में 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, इस ज्वालामुखी से पहला उद्गार 1787 में हुआ था। कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ों का सही क्रम से स्थापन है, तो सही क्रम आपको बताना है। तो गारो खासी जयंतिया, हम पढ़ते हैं गारो खासी जयंतिया, ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होगा। और ये आपके मेघालय के पठार का हिस्सा है, शिलोंग के पठार का हिस्सा है। आगे देखिए, गारो पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है, तो ये आपके मेघालय के पठार यानी उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट आपका कहाँ पर स्थित है, निकोबार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, निकोबार में आपका स्थित है। देखो, अंडमान निकोबार में भी आपका निकोबार में स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसे पेगमेलियन पॉइंट भी, पार्सन पॉइंट भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है, तो पूर्वी घाट में आपकी कौन सी चोटी अवस्थित नहीं है, तो गलीकोंडा, सिकराम घट्टा, माधुगुला कोंडा, ये तो आपकी पूर्वी घाट की चोटियाँ है। सलहर यहाँ पर नहीं है, तो सलहर आपको ध्यान रखनी है। सलहर चोटी आपकी कहाँ की हो जाएगी दोस्तों, तो भारत में महाराष्ट्र के नासिक जिले में सतना तहसील में वाघंबा के पास स्थित है आपकी सलहर। यानी सलहर आपकी कहाँ पर हो जाएगी, नासिक में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, महाराष्ट्र में कलसुबाई के बाद 1567 मीटर और पश्चिमी घाट से में 32वीं सबसे ऊंची चोटी है। तो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी, कलसुबाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेपाल हिमालय किसके मध्य में अवस्थित है, तो नेपाल हिमालय आपका काली और तीस्ता नदियों के मध्य अवस्थित है। ये सवाल काफ़ी बार मैं आपको करवा चुका हूँ। ये कुछ हिमालय आपके बटे हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिडनी बुनार्ड नामक वैज्ञानिक ने यह वर्णन किया था आपका। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये 4 हिमालय है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी, पंजाब हिमालय जो है ये सतलज और सिंधु नदी के मध्य में स्थित है। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो सतलज और सिंधु के मध्य स्थित है आपका पंजाब हिमालय। फिर कुमाऊं हिमालय आता है, ये सतलज और काली के मध्य स्थित है, यानी सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, ये 5 नदी आपको याद रखनी होती है। सतलज काली के मध्य में कुमाऊं हिमालय है। फिर इसके बाद में आपकी आती है सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र। तो फिर यहाँ पर तीस्ता और आपकी ब्रह्मपुत्र आ जाएगी। तो काली और आपका तीस्ता जो है इसके मध्य में कौन सा हो जाएगा, नेपाल हिमालय हो जाएगा। और ये नेपाल हिमालय जो है ये चारों विभाजनों में सबसे बड़ा है। तो ये एक बात ध्यान रखनी है, नेपाल हिमालय जो है ये चारों विभाजनों में सबसे बड़ा है, ये बात आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, ये सभी की सभी आपकी दोस्तों हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं, ये आपकी नेपाल हिमालय में स्थित है। ठीक है, मेची, कोसी, बागमती, गंडक, कर्नाली नदियों का उद्गम आपका नेपाल हिमालय में ही होता है। और असम हिमालय जो है ये तीस्ता और दिहांग या तीस्ता और ब्रह्मपुत्र से बोल दिया जाता है, इनके मध्य में स्थित है। आगे देखिए, कुमाऊं हिमालय नदियों के मध्य स्थित है, तो बता चुका हूँ मैं अभी आपको, सतलज और काली के मध्य में हो जाएगा। तीस्ता और दिहांग आपका असम हिमालय हो जाएगा। यहाँ से सवाल बनेगा दोस्तों, याद रखना इसको। भारत की सबसे दक्षिण की पहाड़ी श्रृंखला जानी जाती है, तो ये कौन सी हो जाएगी, तो भारत की सबसे दक्षिण की पहाड़ी श्रृंखला, सबसे ऊंची चोटी नहीं पूछी गई है, दक्षिण की पहाड़ी श्रृंखला आपसे पूछी गई है, तो ये कार्डेमम की पहाड़ियाँ हो जाएगी। ठीक है, कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियाँ इनको कहा जाता है। तो ये ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, तो बता देता हूँ एक बार आपको। भारत की दक्षिण पर्वत कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियाँ, कार्डेमम का हिंदी अर्थ होता है इलायची। भारत के भौगोलिक दृष्टि से यह दक्षिण भारत की एक पहाड़ी है जो अन्नामलाई नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में, पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो ये सबसे दक्षिणतम हो जाएगी आपकी कार्डेमम इलायची की पहाड़ियाँ। ठीक है,
हिमालय के धौलागिरी शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय के धौलागिरी शिखर की ऊंचाई आपकी कितनी है? इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी? 8167 मीटर हो जाएगी। 8167 मीटर जो है दोस्तों, ये आपकी क्या है? ये आपकी धौलागिरी शिखर की ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। धौलाधर जो है दोस्तों, वो तो आपका धौलाधर तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन ये धौलागिरी है। ये धौलागिरी जो है दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 8167, ये आपका नेपाल में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, धौलाधर श्रृंखला अवस्थित है। तो धौलाधर श्रृंखला आपकी हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय में अवस्थित है। धौलाधर अलग है, धौलागिरी अलग है। गिरी आपकी नेपाल में चली गई, धौलाधर याद रखिएगा ये लघु हिमालय में है। सुदूर सबसे दक्षिण हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। सबसे दक्षिण आपका हिमालय शिवालिक हिमालय। हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? तो सबसे पश्चिमी चोटी हिमालय की कौन सी है? तो गौरीशंकर, मकालू, नामचा बरवा, धौलागिरी। तो यहाँ पर धौलागिरी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? तो ये आपकी धौलागिरी हो जाएगी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है? तो राम सेतु का अगर प्रारंभिक बिंदु आपसे पूछा जाए तो ये कौन सा हो जाएगा? अरिचल मुनई आपका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अरिचल मुनई आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जा सकता है। देखिए सेट के एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आपका तो मेन एग्जाम होने वाला है पटवारी का, यहाँ पर तो और भी सवाल पूछे जाएंगे। तो अरिचल मुनई आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है? तो पूर्वांचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा नागा की पहाड़ियाँ हैं, मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं, मिजो की पहाड़ियाँ हैं, सेवराई की पहाड़ियाँ नहीं हैं। ठीक है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन से पठार प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश में अवस्थित है? तो प्रायद्वीपीय पठार प्रदेश में आपके कौन से पठार अवस्थित है? तो यहाँ पर आपके बुंदेलखंड का पठार, मेघालय का पठार, ठीक है, इसके अलावा आपका मालवा का पठार और दक्कन का पठार स्थित है। लद्दाख का पठार जो है दोस्तों, ये तो आपका वैसे भी स्थित नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। ये आपके प्रायद्वीपीय पठार में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको एक बार आप देख लेना दोस्तों। ये मैं आपको बता देता हूँ कौन सा पठार कहाँ पर स्थित है। ये देखिए आप, यहाँ पर तो आपका है लद्दाख का पठार, ये आपका बुंदेलखंड का पठार है, यहाँ पर आपका मालवा का पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार आपका हो जाएगा, जो कि झारखंड के साइड आपका हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। बंगेलखंड का पठार, ये आपका मेघालय का पठार है, इधर तेलंगाना का पठार आ गया, इधर दक्कन का पठार है, ये काठियावाड़ का पठार आपका गुजरात में है, महाराष्ट्र का पठार है, ये कर्नाटक का पठार है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पठार भी पूछे जा सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के पठारों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या है? तो सिंपल सा है, अभी ये डायग्राम से मैंने आपको समझाया है। ऐसा सवाल बने तो गलत मत करना, इसको आप आराम से सही कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा, यानी कि दक्कन का पठार, फिर आपका दोस्तों दंड कारणे का पठार, छोटा नागपुर का पठार, फिर आपका मेघालय का पठार। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर आपको जमाना था तो दक्कन आ गया, फिर दंड कारणे का पठार आ गया, फिर छोटा नागपुर पठार, फिर मेघालय का पठार। ऑप्शन 4 आपका सही हो गया। हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी आपकी कौन सी हो जाएगी? मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत या फिर नंदा देवी। तो हिमालय की तीसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी आपकी कौन सी है? तो ये हिमालय की पूछी गई है, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? मकालू आपकी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी हो जाएगी? मकालू। कयाल किस तट पर स्थित है? तो कयाल आपकी किस तट पर स्थित है दोस्तों? तो ये मालाबार तट पर आपकी स्थित है। कयाल झीलें भी इन्हें कहा जाता है। तो कयाल आपकी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की किताब में भी दी गई है ये आपकी। मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति कयाल, जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायनों के लिए प्रयोग में लिया जाता है और पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलामकाली नौका दौड़ का आयोजन होता है, पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। तो पुन्नामदा कयाल, इन्हें झीलें कहा जाता है। ठीक है, कयाली झील होती है एक तरीके से, पुन्नामदा कयाल। तो कयाल किस तट पर स्थित है आपकी दोस्तों? तो ये मालाबार तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस में सैंडल पीक स्थित है? तो ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ, ये उत्तरी अंडमान में आपका सैंडल पीक स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी है आपकी। ठीक है, सैंडल पीक 738 मीटर। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो ये थुलियर हो जाएगी 642 मीटर। देखिए दो तरीके से सवाल बनता है, अगर आपसे सर्वोच्च चोटी पूछी जाए तो सैंडल पीक ही होगी, लेकिन अगर आपसे वो पर्टिकुलर पूछे निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो माउंट थुलियर हो जाएगी, और अंडमान की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? सैंडल पीक हो जाएगी। इस तरीके से दोनों को अलग अलग भी किया जा सकता है, तो दोनों ध्यान रख लेना। माउंट थुलियर जो है ये आपकी निकोबार की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी, और सैंडल पीक जो है ये आपकी अंडमान की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी। और ओवरऑल पूछी जाए तो भी सैंडल पीक ही आपकी होगी। आगे देखिए, माउंट थुलियर भी याद रख लेना। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ये बात तो बिल्कुल सही है। नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा है। नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल हिमालय में स्थित है। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। तो यहाँ पर 1/3 4 आपका सही है, यानी 2 यहाँ पर आपका गलत है। नालागढ़ दून जो है ये सभी दूनों में सबसे बड़ा है, ये बात आपकी गलत है। दी गई आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में
अवस्थिति का सही क्रम है। तो अवस्थिति का सही क्रम आपको बताना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा सवाल आपका पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपका भाबर आ जाएगा। जो मोटे मोटे कंकड़ होते हैं वो भाबर आपके कहलाते हैं। कंकड़ पत्थरों की अधिकता के कारण इसमें इतनी पारगम्यता है कि नदियों का यहाँ पर विलीन हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आपकी तराई आती है, फिर खादर है, फिर डेल्टा है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाबर के बाद में भी एक बांगर आता है आपका, बाबर, बांगर, फिर तराई, फिर खादर, फिर डेल्टा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, तराई है, यह भागर प्रदेश के दक्षिण भागों में मिलता है। अत्यधिक आर्द्रता के कारण ये प्राय दलदली क्षेत्र में है। फिर आपका बांगर है, तराई प्रदेश के दक्षिण में। यानी सबसे पहले आपका दोस्तों बाबर है, फिर तराई है। ये आप ध्यान रखना। इसका क्रम मैं दोबारा बताता हूँ आपको। सबसे पहले बाबर है, तो भाबर है सबसे पहले, फिर आपका तराई है, फिर आपका यहाँ पर एक तीसरे नंबर पर बांगर और आता है। ये आप देखना, यानी खादर के पहले आपका बांगर आएगा, फिर उसके बाद आपका खादर आएगा। ठीक है, ये खादर भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्रम पूछा जा सकता है, बाबर, तराई, बांगर और खादर। इसके बाद आपका डेल्टा सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो ये क्रम आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो तराई प्रदेश के दक्षिण में पुरानी जल और मिट्टी वाले क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है, जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के समय नदियाँ जल नहीं पहुँचा पाती है। तो यह मैदानी भाग का वह उच्च भाग होता है जो पुराने जलोढ़ प्राचीन काल से निर्मित होता है। तो इसे बांगर प्रदेश कहा जाता है। और नई जो मिट्टी होती है उससे जो बनता है उसे खादर कहा जाता है। तो सबसे पहले कौन सा आ गया, बाबर, फिर आपका आ गया तराई, फिर आ गया बांगर, फिर आ गया खादर, और खादर के बाद कौन सा जाएगा, डेल्टा जाएगा। उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है, तो इसे खादर के नाम से जाना जाएगा। शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? तो दोस्तों शिवालिक के पर्वत पदों में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है। अब देखिए ये सवाल आपका फिर से आ सकता है। तो शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? तो ये बाबर पाई जाती है। कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो नवीनतम पर्वत श्रृंखला आपकी कौन सी हो जाएगी, शिवालिक हो जाएगी। तवांग क्षेत्र स्थित है, तो तवांग क्षेत्र आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तवांग क्षेत्र आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, तवांग घाटी या तवांग क्षेत्र। पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियों को सही उत्तर दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बेरिल, पटकाई, नागा, मिजो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी पटकाई भूमि की पहाड़ियाँ हैं, फिर आपकी नागा की पहाड़ियाँ हैं, फिर आपकी बेरिल, फिर आपका मिजो। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, सबसे पहले आपकी पटकाई भूमि की पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद में आपकी नागा की पहाड़ियाँ हैं, नागा के बाद में आपकी बेरिल की पहाड़ी आती है दोस्तों, उसके बाद आपकी फिर मिजो की पहाड़ी आती है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही जाएगा। नागा के बाद में बेरिल आएगी, फिर मिजो आएगी, सबसे पहले पटकाई है। हिमालय की निम्नलिखित चोटियों में से जो नेपाल में नहीं है वो है, तो नेपाल में कौन सी नहीं है? तो मंकालू, धौलागिरी और अन्नापूर्णा, ये नेपाल में। कामेत जो है ये आपकी उत्तराखंड में, नेपाल में नहीं है। नंदा देवी आपका उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर है, जो कि आपका चमोली जिले में तिब्बत की सीमा के निकट स्थित है। भारत में पठारी क्षेत्र लगभग है, तो भारत में पठार क्षेत्र लगभग कितना हो जाएगा? तो ये 27% आपका हो जाएगा। अगर आपसे मैदान पूछा जाए तो मैदानी भाग कितना है? 43% है। और अगर आपसे पठारी क्षेत्र पूछा जाए तो 27% है। ठीक है, और अगर आपसे पहाड़ियों वाला क्षेत्र पूछा जाए तो वो कितना है लगभग आपका दोस्तों? पर्वत वाला एक तो आपका 18% है, एक आपका 10% है। ठीक है, तो पहाड़ियों वाला 18% है और पर्वत वाला आपका 10% है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पठारी क्षेत्र 27 है और मैदानी आपका 43% है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है बता चुका हूँ, हिमाचल प्रदेश में आपका हो जाएगा। यह स्थान मनाली लेह के मुख्य मार्ग पर में पड़ता है। इसे लाहौल और स्पीति जिलों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो लाहौल और स्पीति जिलों का प्रवेश द्वार किसे कहा जाएगा? रोहतांग को। करेवा भू आकृति जो है दोस्तों ये कहाँ पर हो जाएगी? आपकी कश्मीर में हो जाएगी। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपका एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था। करेवा क्या आंसर करोगे? कश्मीर आंसर करना है। कश्मीरी हिमालय में करेवा के लिए प्रसिद्ध है कश्मीर हिमालय, जहाँ जाफरान यानी केसर की खेती की जाती है। करेवा को ही केसर कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कश्मीर हिमालय में अनेक दर्रे जैसे करेवा, हिमनद, चिकनी मिट्टी, दूसरे पदार्थों का हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमाव है। करेवा बनावट फॉर्मेशन किसकी खेती के लिए उपयोगी है? तो ये केसर की खेती के लिए उपयोगी है। ये सवाल आपका बन सकता है दोबारा से, तो इस सवाल को याद रखना। करेवा को कश्मीर में पाया जाएगा, केसर इसे कहा जाता है। अब मानसून तंत्र हम देख लेते हैं थोड़ा बहुत, जहाँ से आपका सवाल बन सकता है। अब यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताते हुए चलूँगा, डिटेल पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि सवाल काफ़ी सारे हैं, फिर पूरे सवाल आपके कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, तो पूरे सवाल हमको करने हैं। तो मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो मानसून आपका अरबी भाषा के शब्द से बना है दोस्तों। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, मौसम से। किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, मानसून का अर्थ क्या होता है? एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन, पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, मानसून है तो मानसून क्या है? मौसमी हवाएं हैं। कौन सी एक ग्रही पवन नहीं है? तो कौन सी एक आपकी एक ग्रही पवन नहीं है? तो यहाँ पर आपकी मानसून जो है ये आपकी ग्रहीय पवन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ध्रुवीय है, पछुआ है, व्यापारिक है। आगे देखिए,
भारतीय मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है दोस्तों? भारतीय मानसून एक ग्रहीय पवन है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में हर 6 माह में हवाओं का क्रम पूर्णतः उलट जाता है। तिब्बत का पठार मानसून के आगमन को प्रभावित करता है। मोनेक्स का संबंध भारतीय मानसून के अनुसंधान अभियान से है। तो तीनों बातें सही है, पहला गलत है। कौन सी एक मानसूनी वर्षा की विशेषता नहीं है? तो मानसूनी वर्षा की विशेषता कौन सी नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होने वाली वर्षा की प्रकृति मौसमी है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से जो होने वाली वर्षा है उसकी प्रकृति मौसमी है, ये बात बिल्कुल सही है। मध्य भारत अधिकांश लौटते मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, ये बात गलत है। लौटते हुए मानसून से वर्षा कौन प्राप्त करेगा? कोरोमंडल तट प्राप्त करेगा। तटीय क्षेत्र महाद्वीपीय क्षेत्रों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो तटीय क्षेत्र महाद्वीपीय क्षेत्रों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, ये बात सही है। जब पूर्वी जेठ धारा दक्षिण की ओर सिंधु गंगा के मैदान की ओर स्थानांतरित होती है तो मानसून में रुकावट हो जाती है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये बात भी सही हो जाएगी। अब यहाँ पर हिमालय पर्वतमाला की ओर से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, तो लौटता हुआ मानसून जो होता है ये उत्तर पूर्वी वायु स्रोत जो अक्टूबर माह के बाद हिमालय पर्वतमाला के ओर से दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर बहते हैं, और इस सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर करते हैं? तमिलनाडु के आसपास करते हैं, कोरोमंडल तट में। कौन सा विद्वान मानसून सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो मानसून सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है? फ्लोन, रामनाथन और कोटेश्वरम संबंधित है, कोनाड यहाँ पर संबंधित नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। कोटेश्वरम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बार बार। रामनाथन भी संबंधित है, फ्लोन भी संबंधित है। कोटेश्वरम प्रभृति अंतरिक्ष विद्वानों की मान्यता है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के विकास के पूर्व इस क्षेत्र में उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम का विस्तार एशिया एवं अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक रहता है। दूसरे, सूर्य की विकिरण शक्ति के कारण तिब्बत के पठार पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो तिब्बत के पठार पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, अतः पूर्वी जेट स्ट्रीम का जन्म होता है। कोटेश्वरम के अनुसार भारतीय दक्षिणी पश्चिम मानसून वास्तव में निम्न धरातल पर लौटाने वाला वह प्रभाव है जो देशांतरीय संचालन के कारण उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर रमन और रामनाथन भी संबंधित है, फ्लोन भी संबंधित है। आगे देखिए, किसने भारतीय मानसून व तिब्बतियन पठार के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया? तो ये किसने किया था, ये सवाल आपका पूछा जाएगा, तो पी कोटेश्वरम आपको आंसर करना है। आगे देखिए, पी कोटेश्वरम ने आधुनिक सिद्धांतों में से एक दिया जो संबंधित है, यह मानसून की उत्पत्ति से आपका संबंधित है। उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती है? तो उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें आपकी कोरोमंडल तट के सहारे वर्षा करती है, और सर्वाधिक वर्षा ये तमिलनाडु में करती है, ये भी आप याद रखिएगा। भारत में उत्तर पूर्वी मानसून निम्न में से किन महीनों के बीच आता है? तो उत्तर पूर्वी मानसून की बात की जा रही है, ये किन महीनों के बीच में आता है? तो ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपका आता है। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है, तो मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में किधर से किधर बहेगी? तो ग्रीष्म ऋतु में ये समुद्र से स्थल की ओर बहती है दोस्तों, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, स्थल आपका गर्म हो जाता है, और स्थल जब आपका गर्म हो जाएगा और समुद्र की तरफ ठंडा रहेगा तो ये ठंडे से आपकी गर्म की तरफ आएगी। ठीक है, इसको देखिए, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है, तो शीतकाल में उल्टा हो जाएगा, उत्तर पूर्व से फिर दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाएगी। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी से ही प्राप्त होता है, तो समुद्र से स्थल आप ध्यान रखोगे ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में तो बारिश होती है, तो समुद्र से स्थल की ओर आपका चलेगा। मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है, तो मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता जो है ये विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में आपकी सहायक है। राज्य में छत वर्षा जल संचयन अनिवार्य है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, राज्य में छत वर्षा जल संचयन अनिवार्य है, तो ये आपका दोस्तों कहाँ पर अनिवार्य है? ये आपका दोस्तों एनसीईआरटी की किताब में दिया गया सवाल है। ठीक है, एनसीईआरटी की किताब में दिया गया सवाल है, एक लाइन आपकी वहाँ पर लिखी गई है और उस लाइन से 2 बार सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, एक सिंगल लाइन लिखी हुई है और सिंगल लाइन से 2 बार सवाल आ चुका है। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में छत वर्षा जल संचयन अनिवार्य है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, छत वर्षा जल संचयन तमिलनाडु में अनिवार्य है, ये आपका पूछा जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले पहुँचता है, तो सबसे पहले कहाँ पर पहुँचेगा? तो केरल तट पर आपका दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले पहुँचता है, केरल तट पर। भारत की अधिकांश वर्षा होती है, तो भारत में अधिकांश वर्षा दोस्तों आपकी दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो कोई नहीं यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र है, तो भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र तमिलनाडु और कर्नाटक है, यानी कोरोमंडल तट आपका हो जाएगा। आगे देखिए, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं, तो ये उत्तर पूर्वी मानसून आपका हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु में कोरोमंडल तट पर वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से आपकी होती है। भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, कोरोमंडल तट यानी कि तमिलनाडु हो जाएगा। इसके अलावा दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्व कर्नाटक आपका हो जाएगा। गुजरात तट का यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है, तो 2 यहाँ पर नहीं होगा, तो 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा।
आगे देखिए, भारत में किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। मासिनराम आपका मेघालय में दोस्तों खासी हिल्स पर स्थित है, ठीक है, गारो खासी जयंतिया, तो खासी हिल्स पर आपका स्थित है कौन सा? मासिनराम, ये आप याद रखिएगा। एक तो गारो है, एक खासी है, एक जयंतिया है, तो खासी पर आपका स्थित है मासिनराम, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है। 11,872 मिलीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मेघालय में दोस्तों खासी पहाड़ी पर स्थित है। भारत में काल वैसाखी वर्षा की सर्वाधिक घटित होने की अवधि है, तो काल वैसाखी वर्षा की सर्वाधिक घटित होने की अवधि क्या हो जाएगी आपकी? मध्य मार्च से मध्य अप्रैल हो जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका दोस्तों, काल वैसाखी वर्षा की सर्वाधिक घटित होने की अवधि क्या हो जाएगी? मध्य मार्च से मध्य अप्रैल। इसको याद रखना, ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसकी डिटेल हम एक बार देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। काल वैसाखी को बोडोई चिल्ला या बारदोली छीड़ा भी कहा जाता है या नार्वेस्टर भी कहा जाता है, तो अलग अलग राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है। असम और पश्चिम बंगाल में वैशाख मार्च अप्रैल में चलने वाली भयंकर और विनाशकारी वर्षायुक्त पवन है, लेकिन ये पवन है चाय, पटसन, चावल की फसल के लिए बहुत लाभदायक है, चाय के लिए, पटसन के लिए और चावल के लिए, ठीक है। तो ये मध्य मार्च से मध्य अप्रैल के बीच में चलती है आपकी, जिन्हें बारदोली बोल लो, बारदोली छिड़ा बोलो, नार्वेस्टर बोलो या काल वैसाखी बोलो, ठीक है। बारदोली छीड़ा इन्हें कहाँ कहा जाता है? असम में कहा जाता है। नार्वेस्टर इनको कहाँ कहा जाता है दोस्तों? तो नार्वेस्टर इनको पश्चिम बंगाल में कहा जाता है, सॉरी, नार्वेस्टर इनको कहाँ कहा जाएगा? तो ये अभी देखेंगे। काल वैसाखी तो इनको कहाँ पर कहा जाएगा? पश्चिम बंगाल में कहा जाएगा, ठीक है। और नार्वेस्टर अभी देखते हैं अपन इसको कहाँ कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को कहते हैं, तो इसे काल वैसाखी कहा जाएगा, ठीक है। मानसून निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होता है? तो मानसून किससे प्रभावित नहीं होता है? तो ये नार्वेस्टर से प्रभावित नहीं होता है। कौन सा स्थान दक्षिणी पश्चिमी मानसून में सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है आपका दोस्तों, तो ये केरल में प्राप्त करता है आपका, कोलकाता, मुंबई, रांची, अगरतला। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना है, यहाँ पर अगरतला आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या हो जाएगा? पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नार्वेस्टर आपकी दोस्तों ये छोटा नागपुर के पठार में होती है, ये आप याद रखिएगा। और अभी मैंने आपको बताया बारदोली छीड़ा जो है ये असम में होती है, नार्वेस्टर छोटा नागपुर पठार में होती है, काल वैसाखी आपकी पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है? तो मार्च तथा अप्रैल माह में चिली और अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायुदाब रहता है। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर मानसून का प्रभाव प्रबल बनता है, चिली और अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायुदाब होता है। अब देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है? ये पटवार के एग्जाम में आपका पूछा गया है। तो कन्याकुमारी जो है दोस्तों, ये दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है, कन्याकुमारी। उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर माह में अधिकतम सूर्य प्रकाश भारत के दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी पर होता है। तो यहाँ से भी सवाल पूछा जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको करवा रहा हूँ, जहाँ से सवाल बन सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानसून तंत्र के बारे में सही नहीं है? तो एल नीनो की धारा जो मानसून तंत्र को प्रभावित करती है, प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्वी भाग में मई जून में प्रकट होती है, ये बात गलत है। पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून तंत्र को प्रभावित करता है। पी कोटेश्वरम ने मानसून हवाओं के तंत्र के ऊपरी वायु संचरण से संबंध स्थापित किया। मानसून तंत्र को समझाने वाला वायु राशि सिद्धांत ITCZ के विस्थापन पर आधारित है। तो ये बाकी बातें सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है। एल नीनो को हम समझेंगे। एल नीनो क्या होता है दोस्तों? तो ये ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। तो गर्म जलधारा जो होती है उसे कहा जाता है एल नीनो, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक ला नीनो होती है, वो ठंडी जलधारा होती है। तो एल नीनो जो है ये विपरीत जलधारा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि इससे बारिश में जो है वो कमी आती है, यानी सामान्य से अधिक तापमान हो जाने की स्थिति में एल नीनो प्रभाव कहा जाता है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट, चिल्ड्रन ऑफ क्राइस्ट को व्यक्त करता है, ठीक है। तो बेबी क्राइस्ट इसे कहा जाता है क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू होती है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। ऐसा माना गया है कि एल नीनो की परिस्थितियां विकसित होने पर भारत में मानसून की प्रक्रिया कमजोर हो जाती है, यानी बारिश कमजोर होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी, जब एल नीनो प्रभाव होगा तो बारिश कमजोर हो जाएगी। इसके विपरीत ला नीना जो है वो परिस्थिति को मजबूत करती है और मानसून की सक्रियता को बढ़ाती है। तो एल नीनो, ला नीनो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। ला नीनो आपकी एक ठंडी जलधारा है, जबकि एल नीनो आपकी गर्म जलधारा है। एल नीनो से नुकसान होता है, ला नीनो से आपका फायदा होगा, बारिश होगी। तो एल नीनो से भारत में अपेक्षित मानसून में सामान्यतः क्या होगी? तो दोस्तों इसमें विलंब हो जाएगा और शिथिलता हो जाएगी।
ये आपको ध्यान रखना है। शिथिलता का मतलब क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, विलंब हो जाएगा, ठीक है, एल नीनो से। और ला नीनो से प्रभाव बढ़ेगा दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एल नीनो से संबंधित नहीं है? तो यह भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, यह एक संकरी गर्म जलधारा है, यह चक्रवाती मौसम को जन्म देता है, यह बात गलत है, यह कभी कभी दक्षिण अफ्रीका के पेरू के तट के पास चलती है। तो ये बात सही है, दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट के पास ये चलती है कभी कभी। ये हम वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। फिर आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्न वनस्पति आच्छादन वाली शुष्क जलवायु पाई जाती है? तो निम्न वनस्पति आच्छादन वाली शुष्क जलवायु आपकी भारतीय मरुस्थल में पाई जाती है। निम्न वनस्पति आच्छादन वाली शुष्क जलवायु जुलाई में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र स्थित होता है। तो ये आपका कहाँ पर स्थित होगा दोस्तों? तो ये आप देख लीजिए एक बार, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है दोस्तों, ये आपका कहाँ पर स्थित होगा? तो ये हो जाएगा आपका 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास, ठीक है। आगे देखिए, विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु को समाप्त होते होते पूर्व मानसून वर्षा सामान्य है। इसे प्राय कहा जाता है, तो इसे आम्र वर्षा कहा जाता है, आम की वर्षा। तो केरल और कर्नाटक में आम्र वर्षा होती है, इसे मैंगो सावर कहा जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये आपकी कर्नाटक और केरल में होती है, ठीक है। होने वाली मानसून पूर्व फुहार है जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है, ठीक है। कहाँ पर होती है? अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा में आमतौर आम की बोरें पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, अतः आम की फसल अच्छी होती है। आम्र वर्षा भारत के किस क्षेत्र राज्य में से संबंधित है? तो ये दक्षिण भारत, कर्नाटक, केरल से आपकी संबंधित है। फूलों वाली बौछार किसे कहा जाता है? तो फूलों वाली बौछार भी यही हो जाएगी आपकी, ये केरल में हो जाएगी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। नार्वेस्टर आपकी छोटा नागपुर पठार में थी। बारडोली छिड़ा जो थी वो आपकी असम में थी, वो आप याद रखना, ठीक है। फूलों वाली बौछार वर्षा केरल व निकटवर्ती कौवा उत्पादक क्षेत्रों में कौवा के फूल खिलने लगते हैं, ये आप याद रखिएगा। आगे देखिए, कोपेन के वर्गीकरण में ए किसको दर्शाता है? तो ए आपकी उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। ए किसे दर्शाएगा? उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, एफ जो है ये पर्याप्त वर्षण को दर्शाता है। डब्ल्यू शुष्क शीत ऋतु को दर्शाता है, डब्ल्यू शुष्क शीत ऋतु को दर्शाएगा। एफ आपका पर्याप्त वर्षण को दर्शाएगा। एम शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षावन। एच आपका शुष्क और गर्म को दर्शाएगा। और 4 महीनों से कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, तो ये सी दर्शाएगा। जी गंगा का मैदान है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। AMW देखिए, एक बार के लिए ही आपको मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। देखो AMW क्या होता है? ये लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार है, गोवा के दक्षिण भारत में ही पाया जाएगा AMW। AS जो है ये शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार है, जो कि तमिलनाडु का कोरोमंडल तट है AS। तो ये कोरोमंडल तट के आसपास हो जाएगा शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून। फिर इसके अलावा AW आपका उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार का आ जाएगा, जो कि प्रायद्वीपीय पठार में आएगा। BSHW, BW, HW तो आपको पता है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु और एक गर्म मरुस्थल वाला हो जाएगा। ये आपके राजस्थान, पंजाब, राजस्थान में हो जाएंगे। CWG भी आपको पता है, ये राजस्थान, उत्तर मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी भारत में हो जाएंगे। इन्हें शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून कहा जाएगा। ई आप याद रखिएगा, ध्रुवीय प्रकार को ई कहा जाता है। और DFC लघु ग्रीष्म और ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश है। अभी सवालों से आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु भारत के निम्नांकित में से किन राज्यों में मिलती है? तो AMW आपकी किन राज्यों में देखने को मिलेगी? तो ये आपकी दोस्तों गोवा के दक्षिण में, भारत का पश्चिमी तटीय में देखने को मिलेगी। तो ये आप याद रखना। देखिए, गोवा के दक्षिण में भारत के पश्चिमी तट पर आपको AMW देखने को मिलेगी। तो एक तो इसको याद कीजिए आप, AMW, ठीक है। गोवा के दक्षिण में भारत के पश्चिमी तट में। एक याद कीजिए, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में W किसको संदर्भित करता है? तो ये शुष्क शीत ऋतु को संदर्भित करता है W। ई ध्रुवीय को करेगा। अब यहाँ पर फिर से मिलान कीजिए तो इससे भी समझ में आ जाएगा आपको। मालाबार तट आपका AMW हो गया, बिल्कुल सही है। कोरोमंडल तट आपका AS हो गया। कोरोमंडल तट आपका क्या हो जाएगा? AS हो जाएगा, कि इधर वाला। कोकण तट आपका BSHW दिया गया, जो कि गलत है। उत्कल तट आपका AW दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। शीत ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम की सामान्य स्थिति रहती है। तो शीत ऋतु में पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो है इसकी सामान्य स्थिति क्या रहेगी? हिमाचल के दक्षिणी ढाल के साथ, हिमाचल के दक्षिणी ढाल के साथ। आगे देखिए, मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्षा से 51% व अधिक वर्षा में कमी होने पर उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे दोस्तों भयंकर सूखा कहा जाता है। उसे क्या कहा जाएगा? भयंकर सूखा कहा जाएगा, अगर 51% व अधिक वर्षा में कमी होती है तो। अब अपवाह तंत्र नदियाँ हम देख लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल बनने के चांसेस भी आपके ज़्यादा हैं। हिमालय पर्वत की नदियों की विशेषता क्या हो जाएगी? तो ये वर्ष भर बहती है, 12 मासी नदियाँ हैं दोस्तों, वर्ष भर आपकी बहती है। हिम नदों से निकलती है, 12 मासी नदियाँ हैं।
आगे देखिए, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो है ये सतत वाहिनी है, बिल्कुल सही बात है। हिमालयन नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में स्थित है, तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही पुष्टि करता है। आगे देखिए, गंगा नदी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो गंगा नदी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? भागीरथी हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। गंगा भारत की जो है वो सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? तो 25 किलोमीटर जो है ये आपकी गंगा नदी की लंबाई है। इसका उद्गम गंगोत्री हिमानी से होता है। टिहरी में जो भिलंगना और आपके दोस्तों देवप्रयाग में अलकनंदा नदी मिलती है, तो यहाँ पर आपका टिहरी बांध बना हुआ है। भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ियों के उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में मिल जाती है दोस्तों। तो बांग्लादेश में ये दोस्तों पद्मा के नाम से जानी जाती है, तो बांग्लादेश में से गंगा को ही पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर यह नदी भारत से बांग्लादेश में चपई नवाबगंज नामक स्थान से प्रवेश करती है, चपई नवाबगंज नामक स्थान से। फिर बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है। फिर यह संयुक्त धारा आगे चलकर मेघना में मिल जाती है और मेघना के नाम से इसे जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये गंगा नदी अपवाह तंत्र है दोस्तों, ये यहाँ पर पद्मा के नाम से इसे जाना जाएगा। फिर बाद में ये दोस्तों इसे मेघना के नाम से जाना जाता है जब ये मेघना में मिल जाती है। आगे देखिए, भारत की किस नदी में डुबकी लगाने पर आत्मा की शुद्धि होने का विश्वास किया जाता है? तो ये गंगा नदी आपकी हो जाएगी। ठीक है, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ऐसा सवाल आपका जरूर बनेगा दोस्तों। रुद्रप्रयाग जो है ये मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर स्थित है, तो मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों के संगम पर आपका रुद्रप्रयाग स्थित है। कर्णप्रयाग जो है ये आपका अलकनंदा और पिंडारी नदियों के संगम पर स्थित है, पिंडार और अलकनंदा के संगम पर कर्णप्रयाग हो जाएगा। रुद्रप्रयाग आपका मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर हो जाएगा। विष्णुप्रयाग आपका दोस्तों अलकनंदा और धौली नदियों के संगम पर हो जाएगा। ठीक है, और विष्णुप्रयाग जो जोशीमठ में मिलती है, तो जोशीमठ विष्णुप्रयाग में मिलती है आपकी दोस्तों अलकनंदा और आपकी धौली गंगा। और देवप्रयाग आपको याद रखना है, भागीरथी और अलकनंदा जो मिलती है उसे देवप्रयाग कहा जाता है। तो ये पंचप्रयाग है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग और एक आपका और है दोस्तों। ठीक है, ये 5 प्रयाग आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखिए, मंदाकिनी नदी गंगा से आकर मिलती है, तो आपका दोस्तों कौन सा प्रयाग बनेगा? तो रुद्रप्रयाग आपका बनेगा। कोसी एवं काली सिंध नदियाँ जिस प्रवाह तंत्र से जुड़ी हुई है वह है, तो कोसी और काली सिंध जो है ये गंगा नदी से आपकी जुड़ी हुई है, कोसी और काली सिंध नदियाँ। ठीक है, क्योंकि गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं उनमें सबसे मेन आपकी यमुना है, और यमुना की सहायक चंबल है, बेतवा है, काली सिंध है, केन है और बाणगंगा है। तो बेतवा और केन भी इसकी सहायक है। सोन और पुनपुन ये भी आपकी दोस्तों दाहिने तट से यानी राइट साइड से मिलती है। ठीक है, ये आपकी गंगा आ रही है इधर से आपकी राइट साइड से मिलेगी। और जो आपकी दोस्तों बाई तट से मिलती है वो आपकी कौन सी है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी और महानंदा। तो ये सभी की सभी आपकी दोस्तों बाई साइड से लेफ्ट साइड से मिलती है। गंगा नदी की कौन सी नदी बाएं किनारे की सहायक नदी नहीं है? तो बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो इजी सवाल है। कोसी दोस्तों आपकी बाईं तरफ से मिलेगी। यमुना जो है दोस्तों ये आपकी दाई तरफ से मिलती है। ठीक है, गंडक आपकी बाई तरफ से मिलेगी, घाघरा भी बाई तरफ से मिलेगी। तो इस तरीके का सवाल बन सकता है। नदी जो गंगा नदी तंत्र का अंग नहीं है, तो दोस्तों घाघरा, कोसी, गंडक गंगा नदी का अंग है, चिनाब नहीं है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन भी आपकी गंगा की सहायक नदी है जो कि आपकी राइट साइड से मिलती है। कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी है? तो गंगा नदी प्रणाली जो है दोस्तों इसकी दाहिनी सहायक नदी आपकी कौन सी है, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये सोन आपकी दाहिनी हो जाएगी, बाकी घाघरा, रामगंगा, गोमती आपकी बाईं ओर से हो जाएगी। निम्न में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी जो है इसे दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है दोस्तों, 1500 किलोमीटर लंबी है, जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है ये आपकी दोस्ती। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये आपकी गोदावरी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी है। इसका उद्गम त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट होता है और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इसका उद्गम स्थान याद रखना, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है, और दक्षिण की गंगा कहा जाता है इसे क्योंकि ये सबसे लंबी नदी है आपकी दक्षिण की। ठीक है, और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। त्र्यंबकेश्वर श्रेणी से किस नदी का उद्गम होता है? तो गोदावरी का उद्गम होता है, सवाल पूछा जाएगा। दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी आपकी सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। पहली आपकी गंगा है, दूसरी आपकी गोदावरी है, फिर उसके बाद आपकी नर्मदा आती है दक्षिण भारत में, फिर उसके बाद महानदी आती है, फिर आपकी ताप्ती आती है। तो क्रम पूछा जाए तो ध्यान रखना है, सबसे पहले गोदावरी है आपकी, फिर उसके बाद नर्मदा है, फिर यहाँ पर महानदी है, फिर आपकी ताप्ती है। तो GNMT से याद रख लेना, गोदावरी,
नर्मदा, महानदी और यहाँ पर आपकी आ जाएगी ताप्ती नदी। ठीक है, तो लंबाई याद नहीं रहेगी आपको, मुझे पता है, तो क्रम याद रख लेना। ठीक है, GNMT। तो यहाँ पर पूछा जाएगा डेल्टाई भागों में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो कौन से डेल्टाई भागों में आपके मैंग्रोव वन पाए जाएंगे, वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये आपके दोस्तों गंगा में, गोदावरी में और कृष्णा में, तीनों में आपके पाए जाते हैं। आगे देखिए, गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो अभी हमने देखा गोमती है, घाघरा है, सोन है। मानस जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सांपू के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जो आपकी ब्रह्मपुत्र, इसे दिहांग कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से किसे जाना जाएगा, तो ये याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र बाएं तट की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, यानी लेफ्ट साइड की आपकी बूढ़ी, दिहांग, धनश्री, कलंग और लोहित। तो लोहित किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक है। धनश्री भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिहांग भी इंपॉर्टेंट है, कलंग, इसके अलावा बूढ़ी या बरही इसे कहा जाता है। और राइट साइड की कौन सी है, तो सकोस, मानस, कामेंग और सुबनश्री। तो धनश्री जो है ये तो लेफ्ट साइड की है, और सुमनश्री जो है ये राइट साइड की है। कामेंग जो है ये भी राइट साइड की है। मानस और सकोस जो है ये भी आपकी राइट साइड की है। तो ये सभी की सभी किसकी सहायक नदियाँ है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ है। तो कामेंग किस नदी की सहायक नदी है, तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, पूछा जाएगा लोहित किसकी है, ब्रह्मपुत्र की है। मानस ब्रह्मपुत्र की है। सुबनश्री, धनश्री ब्रह्मपुत्र की हो जाएगी। कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है, तो कपिली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये भी याद रखना। कपिली किसकी सहायक नदी है, तो ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी का नाम बताइए, तो बाएं तट की सहायक नदी ऑप्शन के हिसाब से देखना है, कामेंग, सुबनश्री, संकोस, बरही। तो बरही जो है ये आपकी बाएं तट की सहायक नदी है। देखिए सेट के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, यानी सहायक नदियाँ तो आपको याद करनी ही पड़ेगी दोस्तों। सहायक नदियों का तो कोई सोल्यूशन नहीं है। गंगा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गंगा की याद रखनी है, दोबारा से बता देता हूँ। देखिए यमुना जो है ये आपकी राइट साइड से मिलती है। ठीक है, और यमुना की जितनी भी सहायक है वो सभी की सभी राइट साइड से मिलेगी, और इसके अलावा सोन और पुनपुन। और दाहिने साइड से रामगंगा, गोमती, मतलब बाईं साइड से आपकी लेफ्ट साइड से रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी और महानंदा मिलेगी। इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र की आपको याद रखनी, इन दो की तो याद रखिए कम से कम। ठीक है, दाएं बाएं की, तो इनकी दाएं की सकोस, मानस, कामेंग और सुबनश्री है, या तो दाएं की याद कर लीजिए ताकि बाएं की जो भी आएगी वो आप आसानी से लगा पाओगे। तो एक साइड की आपको याद करनी ही पड़ेगी। तो ब्रह्मपुत्र की बाएं नदी, बाएं तट की कौन सी है, बरही, दिहंग है। अब आगे देखिए, गोदावरी, महानदी, दामोदर, कावेरी, यहाँ पर आपको सहायक नदियाँ दी गई है, सुमेलित करना है, सिंपल सा सवाल है। तो गोदावरी की जो सहायक नदी है वो कौन सी आपकी, पेनगंगा, वैनगंगा हो जाएगी, इंद्रावती हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर महानदी की सहायक नदी आपकी शिवनाथ हो जाएगी। इसके अलावा दामोदर की सहायक नदी बाराकर जो है ये दामोदर की सहायक नदी है। कावेरी की सहायक नदी आपकी भवानी है। तो ये याद रखना है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है दोस्तों, तो वैनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी, वर्धा, मंजरा जो है ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। तो वैनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी, वर्धा, मंजरा। पेनगंगा, वैनगंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंद्रावती भी पूछी जा चुकी है, प्राणहिता भी पूछी जा चुकी है, वर्धा और मंजरा और सबरी सभी की सभी पूछी जा चुकी है, इंपॉर्टेंट है। और गोदावरी की सहायक नदियाँ जो है ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती है। कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी, तो पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे प्रायद्वीपीय नदी है। घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, मुनेरु, कोयना, तुंगभद्रा और भीमा, ये कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। तो तुंगभद्रा कृष्णा की है, भीमा कृष्णा की है, कोयना कृष्णा की है, घाटप्रभा, मालप्रभा ये भी कृष्णा की है, और मूसी और मुनेरु जो है ये भी कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। कावेरी की सहायक नदियाँ कौन सी हो जाएगी, काबिनी, भवानी, अमरावती। तो अमरावती आपको याद रखनी है, कावेरी की सहायक है, भवानी भी याद रखनी है। महानदी की सहायक कौन कौन सी हो जाएगी, शिवनाथ, हंसदेव, मांड। ठीक है, इसके अलावा जोंक, लोंग और तेल। तो तेल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तेल नदी जो है ये महानदी की सहायक है। नर्मदा की सहायक आपको याद रखनी है, हिरण, ओरसांग, बरना, कोलार, बुरहरार, तावा और कुंडी। तो तावा किसकी है, तावा या तवा ये आपकी नर्मदा की है। दामोदर की बाराकर हो जाएगी, बराकर, कोनार, जमुनिया जो है ये दामोदर की सहायक नदियाँ हैं। अब इनसे आपके सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि वैनगंगा, पेनगंगा किसकी सहायक है, तो ये गोदावरी की सहायक है। इंद्रावती किसकी सहायक है, गोदावरी की सहायक है। अगर आपसे पूछा जाए सह्याद्री के पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नहीं है, तो पश्चिम की ओर आपकी इंद्रावती नहीं बहती है, ये आप ध्यान रखिएगा। मंडोवी, शरावती और भरतपुंजा यहाँ पर बहती है। आगे देखिए,
नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्नांकित में से कौन सा है? तो अमरकंटक से दोस्तों आपकी नर्मदा नदी का उद्गम होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक से होता है। पश्चिम की ओर 13-12 किलोमीटर चलकर ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, और ये आपकी ब्रह्मपुत्र घाटी में बहती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये किस में बहेगी आपकी? तो ब्रह्मपुत्र घाटी में ये बहती है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात आपका जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में बना हुआ है नर्मदा नदी पर। तो कपिलधारा जलप्रपात या धुआंधार जलप्रपात आपका जबलपुर में बना हुआ है मध्य प्रदेश पर, नर्मदा नदी पर। नर्मदा की मुख्य सहायक नदियाँ हालन, बंजरा, बरना और तवा नदी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है गुजरात में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर बना हुआ है? तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है दोस्तों आपका। कहाँ पर बना हुआ है ये भी याद रखना। तो ये आपका दोस्तों जबलपुर एमपी में बना हुआ है, जबलपुर एमपी में। नर्मदा और ताप्ती की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? तो सतपुड़ा जो है दोस्तों ये आपकी नर्मदा और ताप्ती के मध्य में सतपुड़ा आपकी स्थित है, ये आप याद रखिएगा। तो सतपुड़ा जो है ये नर्मदा और ताप्ती के मध्य में आपकी स्थित है। दुदुमा जलप्रपात जो है दोस्तों ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो दुदुमा जलप्रपात आपका ओडिशा में स्थित है। दुदुमा जलप्रपात। निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप आपका सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, माजुली द्वीप आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी में अवस्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर यह बना हुआ है। शिप्रा नदी के तट पर बसे किस शहर पर कुंभ मेला लगता है? तो शिप्रा नदी के तट पर आपका उज्जैन बसा हुआ है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो तीस्ता नदी का उद्गम दोस्तों आपके सिक्किम राज्य से होता है। कहाँ से होगा? सिक्किम राज्य से आपका तीस्ता नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी मुहाना बनाती है? तो मुहाना कौन सी नदी आपकी बनाएगी दोस्तों? तो मुहाना जो है ये नर्मदा नदी आपकी बनाती है। ऑप्शन के हिसाब से भी आप इसको आंसर कर सकते हो, पटवार एग्जाम 2021 में पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि कृष्णा महानदी गोदावरी ये आपकी एक ही साइड में बहती है, नर्मदा अलग बहती है। तो मुहाना कौन बनाएगी? नर्मदा बनाएगी। तो नर्मदा, सिंधु और ताप्ती जो है ये आपका मुहाना अरब सागर में बनाती है, जबकि महानदी बंगाल की खाड़ी में अपने डेल्टा का निर्माण करती है। इधर वाली आपकी डेल्टा का निर्माण करेगी और इधर वाली आपकी मुहाना बनाएगी, नर्मदा और ताप्ती। पूर्णा, गिरना और पंजरा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो ये आप याद रखिएगा, पूर्णा, गिरना और पंजारा। तो पूर्णा और गिरना और पंजारा ये ताप्ती की सहायक नदियाँ हैं। ताप्ती की सहायक नदियाँ हैं पूर्णा, गिरना और पंजारा। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी लंबाई में सबसे छोटी है? तो महानदी जो है लंबाई में सबसे छोटी है, ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन के हिसाब से नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, महानदी यहाँ पर दिया गया है। तो महानदी जो है ये इनमें सबसे छोटी है। ठीक है, महानदी छत्तीसगढ़ के धमतरी के निकट सियावा के पास से निकलती है, दक्षिण पूर्व की ओर उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। ब्राह्मणी और वैतरणी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ब्राह्मणी और वैतरणी ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये आपकी दोस्तों महानदी की सहायक नदियाँ हैं, ये याद रखिएगा। संबलपुर और कटक इस नदी के किनारे पर स्थित है। तो संबलपुर और कटक इस नदी के किनारे पर स्थित है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तेल नदी बाई और इसका मुख्य सहायक नदी है। तो तेल इसकी मुख्य सहायक नदी है। इसके अलावा ब्राह्मणी और वैतरणी भी याद रखना। आगे देखिए, ब्राह्मणी, वैतरणी और तेल। महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है? तो महानदी पर निर्मित बांध आपका हीराकुंड बांध है, जो कि आपका कहाँ पर बना हुआ है दोस्तों? तो हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा में बना हुआ है महानदी पर। इस बांध की लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इतना नहीं पूछेगा, इतना पूछेगा हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? महानदी पर। कहाँ बना हुआ है? उड़ीसा में बना हुआ है। हीराकुंड बांध स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक किसे कहा जाएगा? दामोदर को कहा जाएगा। और अगर आपसे उड़ीसा का शोक पूछा जाए तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाएगा। और बिहार का शोक किसे कहा जाएगा? कोसी को कहा जाएगा। तो ये तीनों शोक आपको याद रखने हैं। दामोदर को बंगाल का, महानदी को उड़ीसा का, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। काबिनी, भवानी और अमरावती किस नदी की सहायक नदियाँ है? तो अभी हमने देखा अमरावती, याद रख लेना दोस्तों। अमरावती, भवानी और काबिनी ये आपकी कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। तो काबिनी, भवानी और अमरावती कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। कावेरी नदी का उद्गम जो है ये कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, ये आप याद रखना। कर्नाटक में कृष्ण राजसागर बांध इस पर बनाया हुआ है। कृष्ण राजसागर बांध की रूपरेखा एम विश्वेश्वरैया ने बनाई थी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जोग जलप्रपात जो बना हुआ है ये तो शरावती नदी पर आपका बना हुआ है, जोग जलप्रपात। शिव समुद्र जलप्रपात आपका कावेरी नदी पर ही बना हुआ है कर्नाटक में, ये भी आप याद रखिएगा। शिव समुद्र भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। कर्नाटक नदी पर ये बना हुआ है दोस्तों, तमिलनाडु में, सॉरी कर्नाटक में ये बना हुआ है। शिव समुद्र आपका कर्नाटक में बना हुआ है कावेरी नदी पर। ठीक है, जोग जलप्रपात आपका शरावती नदी पर बना हुआ है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा है। तो चलिए सवाल देखते हैं इनके। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी के पहाड़ी से निकलती है?
तो कावेरी नदी आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। भारत के मैदानी क्षेत्रों में किस नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी जो है दोस्तों, इसे आपकी नारायणी के नाम से जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। गंडक नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक मात्र नदी है जिसे बड़ी गंडक, केवल गंडक कहा जाता है। तो बड़ी गंडक या फिर इसे गंडक भी कहा जाता है, ये आप याद रखना। इस नदी को नेपाल में सालिग्रामी, सालग्रामी और मैदानों में नारायणी और सप्तगंडकी के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सालिग्रामी या सालग्रामी के नाम से किसे जाना जाता है, तो एक गंडक को। नारायणी और सप्तगंडकी भी इसे ही कहा जाता है। तो याद रखना, नारायणी किसे कहा जाएगा? गंडक को। सालिग्रामी भी इसे ही कहा जाएगा, गंडक को। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा? मानसरोवर हो जाएगा। मानसरोवर से आपकी सिंधु नदी का उद्गम होता है। ठीक है। कैलाश पर्वत श्रेणी भोगचू के निकट हिमनद से इसका उद्गम होता है। सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है आपकी सिंधु नदी। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ जो है दोस्तों, दाईं ओर से आपकी श्योक, गिलगिट, काबुल, खुर्रम, गोमल हो जाएगी। बाईं ओर से जास्कर, झेलम, किशनगंगा। किशनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो भैया ये आपकी सिंधु की सहायक नदी है, याद रखना। चिनाब, रावी, सतलज, व्यास। आगे देखिए, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी कौन सी है? चिनाब है। कौन सी है? चिनाब। निम्न में से कौन सी सिंधु की नदी प्रणाली का भाग नहीं है? तो सिंधु नदी प्रणाली का भाग आपकी कौन सी नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पर कोसी नदी जो है, ये सिंधु नदी प्रणाली का आपका भाग नहीं है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना। पेंगोंग तसो और आपकी मोरिरी झीलें हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपके कश्मीर हिमालय में स्थित है, पेंगोंग तसो झील। ये तसो आ जाए तो ये सभी की सभी आपकी कश्मीर में ही देखने को मिलेगी। नदी व सहायक नदियों में कौन सा सही सुमेलित है? यानी कश्मीर हिमालय में देखने को मिलेगी। नदी और सहायक नदियों में कौन सा सही सुमेलित है? तो महानदी हसदो, ये सही सुमेलित है आपका दोस्तों। ठीक है, महानदी हसदो। आगे देखिए, ब्राह्मणी, वैतरणी मैंने आपको बताया, ये आपकी किसकी सहायक नदी है? महानदी की। जोंक और तेल भी आपकी महानदी की सहायक नदियाँ हैं। और हसदो, शिवनाथ, मंड, डूब, ये भी आपकी महानदी की सहायक नदी है। जितनी याद रह जाए उतना कर लेना। भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार और रायलसीमा पठार में विभक्त करती है? तो तेलंगाना पठार और रायलसीमा पठार से अलग करती है, तो ये कौन सी आपकी कृष्णा नदी हो जाएगी। तेलंगाना पठार और रायलसीमा पठार से अलग करती है कृष्णा नदी। आगे देखिए, कावेरी नदी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? तो कावेरी नदी का जल विवाद जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में है। किसके मध्य में है? कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में है। कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में। अब यहाँ पर ये विवाद दिए गए हैं, जैसे कि कावेरी नदी जल विवाद आपका तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के मध्य है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के मध्य। तुंगभद्रा आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के मध्य है। तो इस तरीके से बराक नदी का जल विवाद आपका असम और मणिपुर के मध्य है। तो पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। हुसैन सागर और आपकी उस्मान सागर झीलें किस राज्य में हैं? तो हुसैन सागर और उस्मान सागर झीलें जो है ये आपकी तेलंगाना में स्थित है। तो पूछा जाए हुसैन सागर और उस्मान सागर ये आपकी कहाँ पर है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, हुसैन सागर, उस्मान सागर, तेलंगाना। निम्नलिखित में से सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे आप लोगों को पता होगा अयोध्या शहर आपका स्थित है। कौन सा शहर किस नदी के किनारे है? एक बार देख लीजिए। हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी, तो ये गंगा नदी के किनारे हैं। यमुना नदी के किनारे आपका आगरा और दिल्ली है। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद, अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ, इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर है। मांडवी नदी के किनारे आपका पणजी हो जाएगा। ठीक है, मांडवी नदी पर आपका दूध सागर जलप्रपात भी बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, गोवा में, ये आप याद रखना। हुगली जलप्रपात यानी हुगली नदी पर आपका कौन सा शहर हो जाएगा? कोलकाता। महानदी कटक, संबलपुर, कटक और संबलपुर महानदी पर। मूठा पुणे पर। ठीक है, मूठा नदी पर पुणे हो जाएगा। सरयू नदी पर आपका अयोध्या हो जाएगा किनारे। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे आपका गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है। गोमती नदी के किनारे लखनऊ है। सिप्रा वाला इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सिप्रा नदी के किनारे उज्जैन हो जाएगा। और कावेरी नदी के किनारे भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कावेरी नदी के किनारे आपका कौन सा है? श्रीरंगपट्टनम है। ताप्ती नदी के किनारे सूरत है। भीमा नदी के किनारे आपका पंढरपुर है। और झेलम नदी के किनारे श्रीनगर आपका स्थित है। लूनी नदी के किनारे अजमेर है। चंबल नदी के किनारे कोटा है। और सतलज नदी के किनारे आपका लुधियाना, नैन देवी और फिरोजपुर है। और गंगा, यमुना, सरस्वती के किनारे आपका प्रयागराज हो जाएगा। आगे देखिए, सतलज नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित नहीं है? तो सतलज नदी के किनारे पर आपका दोस्तों चंडीगढ़ स्थित नहीं है। फिरोजपुर है, लुधियाना है, नैन देवी है। तो फिरोजपुर, लुधियाना और नैन देवी है, चंडीगढ़ नहीं है। भारत के किस बंदरगाह का नाम डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किया गया? तो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जो है
ये किस बंदरगाह का नाम किया गया है दोस्तों? तो यहाँ पर कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। तो श्याम प्रसाद मुखर्जी जो है ये आपके कोलकाता बंदरगाह का नाम किया गया है। किसका नाम किया गया है दोस्तों? कोलकाता बंदरगाह का नाम किया गया है। ये आप याद रखिएगा, कोलकाता बंदरगाह। किस शहर में भारत की प्रथम अंडर वाटर मेट्रो शुरू की जानी है? तो प्रथम अंडर वाटर मेट्रो आपकी कोलकाता में शुरू की जानी है, हुगली नदी के भीतर। आगे देखिए, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा बांध आपका सतलज नदी पर बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, इसे लाचेन खंबाब के नाम से भी जाना जाता है। तो लाचेन खंबाब के नाम से भी इसे जाना जाता है। भाखड़ा नांगल परियोजना, नांगल बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये आपका सतलज नदी पर बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंजपाद में शामिल नहीं है? तो सिंधु, झेलम, सतलज और रावी। तो सिंधु जो है ये आपकी पंचपाद में शामिल नहीं है, झेलम, सतलज, रावी शामिल है। तो पंचपाद में आपकी सतलज, रावी, व्यास, चिनाब और झेलम शामिल है। तो रावी, व्यास, सतलज और चिनाब और झेलम आपकी शामिल है। तो रावी, व्यास, सतलज और चिनाब और झेलम। सिंधु जो कि सिंधु में मिल जाती है, तो सिंधु इसमें शामिल नहीं है। आगे देखिए, तो इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आपका, तो ये ध्यान रखना, पंचपाद में आपकी सिंधु शामिल नहीं है। चिल्का झील स्थित है, तो चिल्का झील आपकी उड़ीसा में स्थित है दोस्तों। ठीक है, उत्तरी तट पर स्थित है चिल्का झील। चिल्का झील जो है ये भारत के ओडिशा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है। तो भारत की सबसे बड़ी लेगून झील जो है ये आपकी दोस्तों ओडिशा राज्य में ही है, चिल्का झील। ये आप याद रखना। ओडिशा तट को भारतीय भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है, तो इसे उत्तरी सरकार तट भी कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी तटीय लेगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील है, उड़ीसा में। चिल्का झील आपकी दोस्तों महानदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तो चिल्का झील आपकी महानदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील क्रेटर झील का उदाहरण है? तो लोनार झील जो है ये आपकी क्रेटर झील का उदाहरण है। लोनार झील जो है ये आपकी क्रेटर झील का उदाहरण है, ये आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो यह एक क्रेटर झील है जो महाराष्ट्र में स्थित है, लोनार झील। इसको देखो, यहाँ पर दो झीलें हैं आपकी, इसको ऐसे याद रखना, महापोलो, महापोलो। ठीक है, एक तो पोवाई झील है, एक लोनार झील है, ये दोनों आपकी महाराष्ट्र में है। तो क्रेटर झील जो है ये लोनार झील को कहा जाता है। भारत की किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो लोकटक झील आपकी दोस्तों मणिपुर में स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों आपका एक वो भी बना हुआ है, केबुल लामजाओ, यहाँ पर तैरता हुआ अभ्यारण्य आपका केबुल लामजाओ, वो भी आपको याद रखना है, लोकटक झील में बना हुआ है। और लोकटक झील आपकी मणिपुर में हो जाएगी। बहुउद्देशीय नदी घाटों परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो ये सबको पता है किसने कहा था दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। आगे देखिए, सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सुबनसिरी आपकी दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगी। अरुण जल विद्युत परियोजना भारत एवं आपके नेपाल के सहयोग का परिणाम है। तो अरुण जल विद्युत परियोजना भारत और नेपाल के सहयोग का परिणाम है आपका, याद रखिएगा। अरुण जल विद्युत परियोजना सेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, भारत और नेपाल के सहयोग का परिणाम है। भारत का पहला वक्रीय बांध कौन सा है? तो भारत का पहला वक्रीय बांध आपका कौन सा है? तो इडुक्की बांध है। इडुक्की बांध भारत का 168 मीटर ऊंचा मेराबदार वक्रीय बांध है। यह बांध केरल में पेरियार नदी पर कुराउनमाला और कुराथीमाना पहाड़ों के बीच में स्थित है। यहाँ 780 मेगावाट क्षमता का एक जल विद्युत संयंत्र है। तो पहला वक्रीय बांध आपका कौन सा है? इडुक्की बांध है, जो कि आपका केरल में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, केरल में स्थित है पेरियार नदी पर इडुक्की बांध, और पहला वक्रीय बांध है, ये इसकी खास बात है, पहला वक्रीय बांध है भारत का इडुक्की बांध। इडुक्की जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल में अवस्थित है। बाणसागर पन बिजली परियोजना कहाँ पर अवस्थित है? तो बाणसागर आपकी मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, इडुक्की आपकी केरल में है, बाणसागर पन बिजली परियोजना आपकी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। बाणसागर आपकी एमपी में है। मुल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? तो मुल्ला पेरियार बांध आपका कहाँ पर है? ये भी आपका केरल में है। बाणसागर कहाँ पर है? एमपी में है, और आपका मुल्ला पेरियार बांध केरल में हो जाएगा। पोंग बांध किस नदी पर निर्मित है? तो पोंग बांध आपका व्यास नदी पर बना हुआ है, और मुल्ला पेरियार बांध केरल में है, याद रखिएगा। ठीक है, बाणसागर आपका एमपी में है, और इडुक्की आपका केरल में हो जाएगा। पुलिकट झील स्थित है, तो पुलिकट झील आपकी कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में आपकी स्थित है दोस्तों। हालांकि ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना होता है। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे खारे पानी की झील है, और ये आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है, ये दो राज्यों की सीमा पर स्थित है, एक तो आपका आंध्र प्रदेश है और एक आपका तमिलनाडु है। ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप इसे बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। भारत में विशालतम नदीमुख भूमि डेल्टा कौन सी है? तो भारत में विशालतम नदीमुख भूमि डेल्टा कौन सी है? तो ये आपकी सुंदरवन नदीमुख भूमि डेल्टा हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा ही आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र
के जल वाली यह वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाया गया डेल्टा जो है वो सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। गंगा नदी में कोलिफॉर्म जीवाणुओं का प्रचुर मात्रा में होने का मुख्य कारण है। तो मुख्य कारण क्या हो जाएगा? मृतकों के शवों को जल में बहाना। तो गंगा नदी में कोलिफॉर्म जीवाणुओं का प्रचुर मात्रा में होने का कारण क्या है? मृतकों के शवों को जल में बहाना। वर्कला बीच भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वर्कला बीच जो है ये आपके केरल राज्य में स्थित है। वर्कला बीच कहाँ पर है? केरल राज्य में स्थित है। ठीक है। सिंधु नदी को, ये वही वाली बात होगी दोस्तों जो अभी हमने देखा इडुक्की पे आपका बना हुआ था। ठीक है, वर्क वाला। तो वर्कला बांध आपका केरल में हो जाएगा, इस तरीके से याद कर लेना। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु नदी को तिब्बत में आपके दोस्तों सिंगी खम्बान के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में से सिंगी खम्बान के नाम से जाना जाएगा, ये आप याद रखिएगा। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बान के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदियाँ मध्य प्रदेश राज्य में बहती है? तो दोस्तों आपकी बेतवा बहती है, इसके अलावा आपकी शिप्रा बहती है और चंबल बहती है। शिवनाथ आपकी नहीं बहती है। आगे देखिए, कृष्णा नदी का उद्गम निम्नलिखित स्थानों में से किसके निकट है? तो दोस्तों कृष्णा में आपका बहुत ज़्यादा बल है, तो महाबलेश्वर से ये उत्पन्न होती है। इसको ऐसे याद रखना, कृष्णा में जो है वो बल है, तो महाबलेश्वर से ये उत्पन्न होती है। कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज नदी जो है दोस्तों इसका उद्गम भारत में नहीं है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र जो है ये आपकी जो है मानसरोवर की पहाड़ियों से निकलती है, यानी भारत से नहीं निकलती है। निम्न राज्यों में से भारत के किस राज्य में बरकाना जलप्रपात स्थित है? तो बरकाना जलप्रपात आपका कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में आपका स्थित है। तो याद रखिएगा, बरकाना जलप्रपात कहाँ पर हो जाएगा? तो कर्नाटक में आपका हो जाएगा बरकाना, और ये आपका सीता नदी पर स्थित है। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में। निम्नांकित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा की सहायक नदी भीमा है, कोयना है और मूसी है, लेकिन पूर्णा जो है दोस्तों ये आपकी भीमा की सहायक नदी नहीं है, ये आप याद रखिएगा। सही सुमेलित है तुंगभद्रा प्रोजेक्ट आपका कृष्णा नदी पर, बिल्कुल सही है। टिहरी आपका भागीरथी नदी पर। सुवर्णरेखा प्रोजेक्ट आपका झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में है, यानी उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका सही है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर आपका अवस्थित है? तो ये भागीरथी नदी पर अवस्थित है। संकोच पनबिजली परियोजना किन दो देशों के बीच का संयुक्त उपक्रम है? संकोच पनबिजली, तो ये आपके भारत और भूटान का हो जाएगा दोस्तों। भारत और भूटान का जो है ये आपका हो जाएगा संकोच पनबिजली, ये आप याद रखिएगा, संकोच पनबिजली। आगे देखिए, वनस्पति और वन्य जीव के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं दोस्तों, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल हॉटस्पॉट है, तो हॉटस्पॉट आपके भारत के कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो आपका पश्चिमी घाट है, इसके अलावा एक आपका दोस्तों पूर्वी हिमालय है। पूर्वी घाट नहीं है, पश्चिमी भारत नहीं है, तो सेकंड और थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। 4 आपके दोस्तों हॉटस्पॉट है, आपको याद रखने हैं। एक तो आपका पश्चिमी घाट है, एक आपका पूर्वी हिमालय है, इसके अलावा एक आपका दोस्तों कौन सा आ जाता है? सुंडा आ जाता है, इसके अलावा एक आपका अंडमान वाला आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है आपके 4 भारत में जो स्थित है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता तप्त स्थल है? तो जैव विविधता तप्त स्थल आपका कौन सा है? ये पश्चिमी घाट है। कौन सा वृक्ष हिमालयन क्षेत्र में वन की आग को रोकने में सहायक है? तो रोडोडेंड्रोन जो है ये आपकी वन की आग को रोकने में सहायक है, रोडोडेंड्रोन। खारे पानी का मगरमच्छ निम्न में से किस जीव मंडल रिजर्व का मुख्य जीव है? तो ये ग्रेट निकोबार का मुख्य जीव है दोस्तों। आपका कौन सा मगरमच्छ है? ये खारे पानी का मगरमच्छ, ग्रेट निकोबार। निम्नलिखित में से किस जैव आरक्षित क्षेत्र का मुख्य जीव गोल्डन लंगूर है? तो गोल्डन लंगूर आपका कहाँ का हो जाएगा? मानस का हो जाएगा। गोल्डन लंगूर कहाँ का है? मानस का है। किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में विस्तृत है? तो सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र में आपके कौन से वन पाए जाएंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो ये कौन से हो सकते हैं आपके? तो ये आपके दोस्तों मानसूनी वन होंगे, तो ये आपके हो जाएंगे उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़। तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ यानी कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पतझड़ी वन, ये आपके भारत में सर्वाधिक है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती पतझड़ी वन भारत में सर्वाधिक पर्वत क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है, जिसे सागवान व साल महत्वपूर्ण उत्पाद है, और इसके साल और सागवान महत्वपूर्ण उत्पाद है। आगे देखिए, पश्चिमी हिमालयन संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं, तो ये कौन से हो जाएंगे आपके दोस्तों? वन हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो एमपी में आपके सर्वाधिक वन क्षेत्र हो जाएंगे दोस्तों, और अभी वर्तमान में भी आपके एमपी में ही हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये आपका प्रतिशत पूछा जाए तो ये मिजोरम में है।
भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार ये सवाल पूछा गया है। तो वन स्थिति रिपोर्ट आप एक बार देख लेना दोस्तों, 2000 जो आपकी दोस्तों अभी आई थी दिसंबर 2024 में, तो वहाँ से आपका सवाल पूछा जा सकता है। पिचवरम मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? तो पिचवरम जो है ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो पिचवरम मैंग्रोव वन आपका कहाँ पर है? पिचवरम आपका तमिलनाडु में है। किसमें मैंग्रोव वन नहीं है? तो किसमें मैंग्रोव वन नहीं है? तो गोदावरी डेल्टा है, महानदी डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, नर्मदा ज्वार नदमुख में नहीं है। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो जिम कॉर्बेट जो है ये पहला राष्ट्रीय उद्यान था आपका भारत में स्थापित। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही जाएगा। पहला आपका राष्ट्रीय पार्क था और 1936 में लुप्तप्राय की रक्षा के लिए हेली नेशनल पार्क के रूप में इसको स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड के आपके नैनीताल में स्थित है। ठीक है, इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। भारत में किस वर्ष में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? तो ये आपका 1972 में लागू किया गया था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, सेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, 2023 में 3 बार आ चुका है। तो याद रखना, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आपका लागू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? तो बाघ संरक्षित परियोजना कौन सी नहीं है? दूधवा है, कान्हा है, मानस है। चिल्का नहीं है दोस्तों, ये आप याद रखना। मानस असम में है आपका, कान्हा और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, दूधवा आपका उत्तर प्रदेश में है, चिल्का आपका उड़ीसा में जो है ये तो लेगून झील है आपकी। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में कौन सा स्थित है दोस्तों? तो बांधवगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मानस असम में है, केवलादेव राजस्थान में है। ठीक है, आगे देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो कान्हा आपका मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो मध्य प्रदेश में आपका दोस्तों कान्हा है, पेंच है, बांधवगढ़ है, ताडोबा नहीं है। ताडोबा आपका महाराष्ट्र में है, ये आपको याद रखना है। ताडोबा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मांडला जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के मांडला जिले में स्थित है आपका दोस्तों जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का, मांडला जिले में। अभ्यारण्य राइनो गेंडों के लिए जाना जाता है, तो गेंडों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है दोस्तों? तो काजीरंगा जो है आपका ये आपका गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा आपका कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपका असम में हो जाएगा। असम में स्थित मानस और काजीरंगा नेशनल पार्क तथा नेपाल के तराई क्षेत्र में पाया जाता है आपका दोस्तों गेंडा, अभ्यारण्य राइनो। तो काजीरंगा याद रखना, असम हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, एक सींग वाले भारतीय गेंडों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। एक श्रृंगी गेंडा भारत के किस राज्य में मुख्यतः पाया जाता है? तो ये असम और पश्चिम बंगाल में आपका पाया जाता है, असम और पश्चिम बंगाल में। भारत में हाथी परियोजना जो है ये कब शुरू की गई थी? तो हाथी परियोजना आपकी 1991-92 में शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1991-92 में। भारत में याक अधिकतर किस क्षेत्र में मिलते हैं? तो भारत में याक अधिकतर आपके लद्दाख क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाएंगे? लद्दाख क्षेत्र में। यहाँ पर आपको बस सुमेलित करना है। जिम कॉर्बेट आपका उत्तराखंड में है, कान्हा आपका दोस्तों मध्य प्रदेश में है, गिर आपका गुजरात में है, बांदीपुर आपका कर्नाटक में है। बांदीपुर और नागरहोल जो है ये आपके कर्नाटक में है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको बताना है, कर्नाटक का मंडलपट्टी पर्वत नील फूलों से हरा भरा है, जो पुष्प 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होते हैं। इस पुष्प का नाम है, तो इस पुष्प का नाम क्या है भैया? काफ़ी डेंजर सवाल है, नीला कुरंजी। नीला कुरंजी, ये आप याद रखना। भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग में हुआ था, तो ये आपका 1976 में हुआ था। तो सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग 1976 में आपका हुआ था। सामाजिक वनीकरण का प्रथम प्रयोग। गलत युग्म चुनना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में, दाचिंगम J&K जम्मू कश्मीर में, इसके अलावा काजीरंगा आपका असम में, मुदुमलाई आपका एपी दिया गया है। एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश या फिर आपका आंध्र प्रदेश, लेकिन मुद्दुमलाई आपका कहाँ पर है? तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा। मुद्दुमलाई कहाँ पर है भैया? तमिलनाडु में है। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, मुद्दुमलाई तमिलनाडु। दाचिंगम कहाँ पर है? तो दाचिंगम तो आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, 1981 में स्थापित हुआ था। बक्सा कहाँ पर है? तो बक्सा आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ठीक है, बक्सा भी इंपॉर्टेंट है। बक्सा, गुरु, ये सब आपके कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम इनमें से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1 अप्रैल 1973 को आपका दोस्तों बाघ संरक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। बेसिक सा सवाल है, काफ़ी बार पूछा जाता है, तो याद रखना। विश्व में एकमात्र कौन सा हिरण है जिसके नर के 4 सींग होते हैं तथा यह मर्ग केवल भारत में ही पाया जाता है? तो ये कौन सा मर्ग है? चौसिंगा मर्ग आपका हो जाएगा। पश्चिम में यह गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इनकी आबादी गंगा के मैदानों के दक्षिण से लेकर तमिलनाडु तक, पूर्व में ओडिशा तक पाई जाती है। गिर में भी पाया जाएगा ये आपका।
गिर आपका गुजरात में है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, तो एमपी को कहा जाता है टाइगर स्टेट। भारत में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय आपका देहरादून में हो जाएगा। ठीक है। और भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का पूछा जाए तो ये आपका कोलकाता में है, तो वानस्पतिक का पूछा जाए तो कोलकाता में है। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका देहरादून में है, वन सर्वेक्षण विभाग भी देहरादून में है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में है। साइलेंट वैली कहाँ पर है, तो साइलेंट वैली आपकी केरल में हो जाएगी। किस प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पाया जाएगा, नामदफा आपका कहाँ पर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है एवं विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व है आपका नामदफा, यानी सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व। यहाँ पर आपको बताना है भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिग कैट की 4 प्रजातियों यानी बाघ, तेंदुआ, धूमिल तेंदुआ और हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों, ये आपका हो जाएगा नामदफा। इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा है भारत का। भगवान महावीर मोल्लेलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो ये गोवा में हो जाएगा। तो मोल्लेलम राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर हो जाएगा, तो मोल्लेलम जो है ये गोवा में आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सम्मेलन मुख्यतः आर्द्र भूमियों से संबंधित है, तो रामसर सम्मेलन हुआ था आपका दोस्तों 1971 में। ठीक है, यूनेस्को द्वारा आयोजित किया गया था। यह आपका रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों से संबंधित है। और ये जो संधि हुई थी ये 1975 में फिर आपकी लागू हुई थी। भारत में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति कब शुरू की गई, तो भारत में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति आपकी कब शुरू की गई थी, सबसे पहले तो ये 1952 में आपकी शुरू की गई थी। 1894 में घोषित पहली राष्ट्रीय वन नीति देश के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जंगलों के प्रबंधन न के उद्देश्य के बराबर प्रख्यात की गई। इस नीति को 1952 में संशोधित करके दोबारा से लागू किया गया। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, दंपा राष्ट्रीय उद्यान, पक्के राष्ट्रीय उद्यान। ओरांग आपका असम में है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पक्के राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पक्के। दंपा आपका मिजोरम में है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही जाएगा। आगे देखिए, 2004 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह भारत के कौन से राज्य में है, चंदौली आपका दोस्तों महाराष्ट्र में हो जाएगा। चंदौली कहाँ पर है, आपका महाराष्ट्र में है। इतना याद रखिए, चंदौली कहाँ पर है भैया, महाराष्ट्र में है चंदौली। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में राजाजी टाइगर रिजर्व है, राजाजी आपका उत्तराखंड में है, चंदौली आपका महाराष्ट्र में है। रेड पांडा निम्न में से किस संरक्षित जीव मंडल का समूह है, तो डिब्रू दिबांग का रेड पांडा आपका हो जाएगा समूह। ये आप ध्यान रखना है, संरक्षित जीव मंडल का समूह है रेड पांडा डिब्रू दिबांग का। यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना है। भोज जो है ये कहाँ पर हो जाएगी आपकी दोस्तों, तो भोज जो है आर्द्रभूमि ये आपकी एमपी में है। चंद्रताल कहाँ पर हो जाएगी, चंद्रताल आपकी दोस्तों हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी। सुरिंदर कहाँ पर हो जाएगी, सुरिंदर आपकी जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। और रुद्र सागर आपकी त्रिपुरा में हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही जाएगा। चंद्रताल पोंग बांध हिमाचल में है, रेणुका भी आपके हिमाचल में है, रेणुका झील आपकी हिमाचल में है, पोंग बांध चंद्रताल हिमाचल में है, भोज आपकी मध्य प्रदेश में, रुद्र सागर त्रिपुरा में है, होकसार, सुरिंदर, मनसार, तसो मोर्जी, वुलर आपकी जम्मू कश्मीर में है। फूलों की घाटी कहाँ पर अवस्थित है, उत्तराखंड में अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पर भैया, उत्तराखंड में अवस्थित है। इंपॉर्टेंट है, वैली ऑफ फ्लावर्स इसे कहा जाता है, वैली ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में ये स्थित है। यह फूलों की घाटी विश्व संगठन यूनेस्को द्वारा 1982 में विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी अभ्यारण्य नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो कौन सा नहीं है, पंचमढ़ी, कच्छ, पन्ना, फूलों की घाटी। तो कौन सा यहाँ पर जैव मंडल नहीं है, तो फूलों की घाटी जो है यहाँ पर जैव मंडल नहीं है दोस्तों। नंदा देवी जैव मंडल रिजर्व जो है ये किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में आपका स्थित है नंदा देवी जैव मंडल। ये आपका छात्रावास एग्जाम में पूछा गया था। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये मणिपुर में आपका हो जाएगा। ठीक है, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये एमपी में आपका हो जाएगा, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। ये सवाल आपका दोबारा से बन सकता है और बच्चे इसको काफ़ी ज़्यादा गलत करेंगे, तो ये याद रखना है आपको। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी, ये अभियांत्रिकी याद कर लेना बस। अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, पर्यावरण वाला, ये आपका नागपुर में हो जाएगा। ठीक है, इसे नीरी कहा जाता है, तो नीरी आपका कहाँ पर है भैया, तो नीरी जो है ये आपका कहाँ पर है, नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी कहाँ पर है, नागपुर में है। विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को आपका विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। याद रख लेना, 20 मार्च को आपका विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थल है, तो सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थल आपके कहाँ पर हो जाएंगे भैया, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश।
तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि आपकी दोस्तों तमिलनाडु में है। ठीक है, वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो वर्तमान में तमिलनाडु में है। तो अब अगर पूछा जाए तो तमिलनाडु आपको आंसर करना है। लगभग 20 जो है ये आपके कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो अब आपका चेंज हो चुका है, अभी आपका तमिलनाडु आंसर होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश ना होकर तमिलनाडु होगा, और तमिलनाडु ऑप्शन में ना हो तो फिर आप आंसर कर सकते हो। अभी आपकी 20 हो चुकी है दोस्तों, कहाँ पर, तमिलनाडु में। पहले 18 थी, अभी 20 हो चुकी है। ऑप्शन में यहाँ पर तमिलनाडु नहीं था, इसीलिए उत्तर प्रदेश आंसर माना है, ये आप याद रखिएगा। वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन और वन संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण आपका 1972 का हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण 1986 का हो जाएगा। वन संरक्षण जो है ये आपका कब का हो जाएगा दोस्तों, तो वन संरक्षण जो है ये आपका 2013 का हो जाएगा, वन संरक्षण 2013 का। और जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के लिए ये 1988 का आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर भी आपको सम्मिलित करना है बांदीपुर, काजीरंगा, सुंदरवन और सिमलीपाल। तो बताइए क्या आंसर होगा। तो बांदीपुर जो है दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाएगा बाघ, काजीरंगा में आपका एक सींग वाला गेंडा आ जाएगा, सुंदरवन डेल्टा जैव मंडल और बाघ अभ्यारण्य आ जाएगा, सिमलीपाल आपका हाथी अभ्यारण्य आ जाएगा। सिमलीपाल आपका उड़ीसा में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। सिमलीपाल आपका एक बार कमेंट करके बताना कहाँ पर स्थित है। वन विहार जो है ये आपका कहाँ पर है दोस्तों, तो वन विहार तो आपका एमपी में है। फूलों की घाटी आपकी उत्तराखंड में है। मन्नार आपका कहाँ पर हो जाएगा, तमिलनाडु में है। कांगेर आपका कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो कांगेर कहाँ पर है आपका, ये आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। वन विहार में आपका मध्य प्रदेश है। फूलों की घाटी में उत्तराखंड है। मन्नार जो है ये तमिलनाडु है। कांगेर आपका छत्तीसगढ़ है। तो ये बिल्कुल सही आपका ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। सिमलीपाल भी आपका शायद छत्तीसगढ़ में स्थित है दोस्तों, एक बार कंफर्म कर लेना इसको। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, जो भारत में पशु वर्ग के लिए सर्वेक्षण करता है। तो पशु वर्ग के लिए सर्वेक्षण करता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है आपका, तो इसका मुख्यालय आपका कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका मुख्यालय आपका कोलकाता में हो जाएगा। गहीर माता समुद्री जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो गहीर माता समुद्री जीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है, ये आपका उड़ीसा में है। तो गहीर माता समुद्री जीव अभ्यारण्य कहाँ पर हो जाएगा, उड़ीसा में आपका हो जाएगा गहीर माता समुद्री अभ्यारण्य। किस वर्ष में गंगा नदी की डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय उद्यान जलीय जीव घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपके दोस्तों गंगा नदी की डॉल्फिन को 2009 में जलीय जीव घोषित किया गया था, और ये सर्वाधिक आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। ठीक है, सर्वाधिक आपको ये उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगी। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका कहाँ पर है, यूपी में है। रानीपुर कहाँ पर है, यूपी में है। कालीबाग अभ्यारण्य भारत के निम्न में से कौन से राज्य में अवस्थित है, तो कालीबाग जो है ये आपका कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। कालीबाग कहाँ पर है, कर्नाटक में। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान आपका चेन्नई में हो जाएगा। तो यहाँ पर तो नाम ही याद रखना है आपको। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कितने प्रतिशत तक क्षेत्र वनों के अंतर्गत होने चाहिए। तो मैदानी क्षेत्रों का अगर आपसे पूछा जाए तो मैदानी क्षेत्रों का कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति का मुख्य उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में 60% क्षेत्र पर, मैदानी क्षेत्रों में 20% पर वन सुनिश्चित करना तथा न्यूनतम राष्ट्रीय औसत वन 33% रहे। यह आपको ध्यान रखना है। तो मैदान का पूछा जाए तो 20% करना है, और न्यूनतम राष्ट्रीय औसत वन 33% आपका रहेगा, और पहाड़ी क्षेत्रों में 60% है ये आपका। तो इसको एक बार मैं टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आगे देखिए, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो भारत में मुख्यतः आपके 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऐसा सवाल आपका पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। भारत में आपके 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो। एक तो आपके वेलांचली व अनूपवन है, पर्वतीय वन है, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है। इसके अलावा आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ये देखिए, उष्णकटिबंधीय कांटेदार तो ये वाले हो गए आपके। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन आपके ये वाले हो जाएंगे। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा भाग में आपके फैले हुए हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन, तो ये सदाबहार वाले आपके यहाँ पर है। ठीक है, एक तो आपके पश्चिमी घाट में है, एक आपके इधर की साइड है सदाबहार वन, और पर्वतीय वन आपके ये वाले दिए गए हैं यहाँ पर। ये पर्वतीय वन है जो डॉट डॉट करके दिए गए हैं, और वेलांचली व अनूप वन जो है दोस्तों ये यहाँ पर आपके हो जाएंगे। इनको एक बार देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है आपके,
इसके अलावा आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती एवं मानसूनी वन है, उष्णकटिबंधीय कटीले वन है, वेलांचली व अनूप वन है और आपके पर्वतीय वन है। 16 वन हैं। तो 16 वन कैसे वन है दोस्तों? तो याद रखिएगा 16 वन आर्द्र शीतोष्ण वन है आपके। 16 वन कैसे हैं? आर्द्र शीतोष्ण वन आपके हो जाएंगे 16 वन। तो याद रखना 16 वन आपके आर्द्र शीतोष्ण हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों सुमेलित करना है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इसमें आपका क्या हो जाएगा? सागवान हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन सागवान हो जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रों में फैले हुए हैं। मैंग्रोव वन में आपका सुंदरी आ जाएगा। उष्णकटिबंधीय कटीले वनों में आपका क्या आ जाएगा? बबूल आ जाएगा। तो कटीले वनों में बबूल आ जाएगा। और आपका दोस्तों उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनों में रोजवुड आ जाएगा। तो अर्ध सदाबहार वनों में आपका रोजवुड आ जाएगा। शुष्क पर्णपाती में सागवान है, मैंग्रोव में आपका सुंदरी है, कटीलों में बबूल है और अर्ध सदाबहार में आपका रोजवुड है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपके पाए जाते हैं। भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं? तो उत्तर पूर्वी भारत में दोस्तों आपके उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मिलते हैं। यह आप याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पर मिलेंगे? उत्तर पूर्वी भारत में। सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है मैंग्रोव वनों की। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये आपके तमिलनाडु के सारे फैले हुए हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन। ये आप याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन आपके कहाँ पर पाए जाएंगे? तमिलनाडु तट के सारे ये फैले हुए हैं। ज्वारीय वन पाए जाते हैं। तो डेल्टा क्षेत्र में आपके ज्वारीय वन पाए जाते हैं। तो कभी भी ज्वारीय वन पूछा जाए तो कहाँ पर पाए जाएंगे? डेल्टा क्षेत्र में। लाल लकड़ी और ताड़ के पेड़ किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं? तो लाल लकड़ी और ताड़ के वृक्ष आपके किस प्रकार के जंगलों में पाए जाएंगे दोस्तों? तो ये आपके पाए जाएंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों में। ठीक है, लाल लकड़ी और ताड़ के पेड़ आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों में पाए जाएंगे। पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी में 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षा वन आपके पाए जाते हैं हिमालय के तलहटी में, पर्वतीय वर्षा वन। महोगनी वनस्पति प्रजाति किन वनों में पाई जाती है? तो महोगनी आपकी उष्णकटिबंधीय सदाबहार में पाई जाएगी। भारत में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। तो शंकुधारी आपके पर्वतीय वनों में पाए जाएंगे। तो ये याद रखना आपको, शंकुधारी कहाँ पाए जाएंगे? पर्वतीय वनों में आपके शंकुधारी पाए जाएंगे। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, अलग सा है, ध्यान रखना। तेंदुप्लास, बेल और खेर किसके सामान्य वृक्ष हैं? तो ये शुष्क पर्णपाती वनों के वृक्ष हैं आपके। तेंदुप्लास, बेल, खेर जो है ये शुष्क पर्णपाती वनों के वृक्ष हो जाएंगे। शंकुधारी वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति इनमें से कौन सी है? तो ये देवदार आपकी हो जाएगी। ठीक है, देवदार जो है ये शंकुधारी के अंतर्गत आता है और शंकुधारी आपके कहाँ पर पाए जाएंगे? पर्वतीय वनों में पाए जाएंगे, याद रखना। यानी देवदार आपके पर्वतीय वनों में पाए जाएंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में आपका महोगनी हो गया, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में आपका साल हो गया, पर्वतीय में आपका स्प्रूस हो गया, मैंग्रोव में आपका ताड़ हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर कृषि और मृदा वाला टॉपिक आपका दिया गया है। तो कृषि और मृदा वाला जो टॉपिक है दोस्तों, इसमें भी आपकी थोड़ी बहुत बातें जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपका कृषि और ये वाला जो टॉपिक है, यहाँ से आपको वैसे पटवारी में तो सवाल नहीं पूछा जाता है नॉर्मली, और अगर पूछा जाएगा तो बेसिक सवाल यहाँ से आपका पूछा जाएगा, जिसको आप आसानी से कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो इसको भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल इसके दिए गए हैं, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये भी आपका। इसके बाद आपका खनिज और ऊर्जा वाला टॉपिक है। तो पहले हम खनिज और ऊर्जा वाला टॉपिक कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से एक जैव संसाधन नहीं है। तो एक जैव संसाधन आपका कौन सा नहीं है? तो खनिज पदार्थ जो है दोस्तों ये आपका एक जैव संसाधन नहीं है। ठीक है, या तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आपके मैंने 3-4 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं। अब आपके जो टॉपिक बच रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ये बाकी के जो टॉपिक्स हैं इनको भी मैं आपको कंटिन्यू करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप भी वीडियो को नहीं देख पाएंगे। तो कृषि और मृदा वाला यानी 5वें से लेकर आपका जो टॉपिक है कृषि और मृदा, इसके अलावा आपका दोस्तों यहाँ पर खनिज वाला टॉपिक है। तो खनिज वाला टॉपिक, और इसके बाद में आपका और कोई सा भी टॉपिक नहीं बचा हुआ है, मेनली आपका खनिज वाला टॉपिक ही है। फिर आपका दोस्तों ये यहाँ पर जियोग्राफी वाला जो फंडा है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा।
उद्योग जो है इसको भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। उद्योग भी ज़्यादा बड़ा यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये बाकी की जो चीज़ें हैं दोस्तों, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये जो है मैं कोशिश करूँगा कल ही आपका एक और वीडियो अपलोड करके इसको कंप्लीट करवाऊँ, या फिर इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, तो वहाँ से आप एक बार चेकआउट कर लेना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।